नमस्कार, स्वागत है आपका खरा सौदा में। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा। 2 दिनों की हल्की हल्की तेजी के बाद बाजार आज लगा सकता है हैट्रिक, क्योंकि ग्लोबल संकेत और जियोपॉलिटिकल जो संकेत हैं वो बाजार के लिए हैं बेहतर। आज आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, 125 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत करने के संकेत दे रहा है और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े अनुमान से थोड़े से सॉफ्ट आए हैं। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है और अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड 5% की तरफ बढ़ रही थी उसमें भी हमने सॉफ्टनेस देखी है। ये कुछ अच्छे ट्रिगर बाजार के लिए निश्चित तौर पर हैं। अर्निंग्स को लेकर भी संकेत ठीक ठाक ही आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। तो देखते हैं कि क्या आज मोमेंटम जो बनेगा शुरुआत में, क्या बाजार उसको टिका के रख पाएगा या फिर और तेजी होगी उन लेवल से। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे और अगले 2.5 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स होंगे और तमाम जो खबरें होंगी, रिजल्ट्स होंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी, सब पर नजर डालेंगे बारी बारी से और आपकी हम पूरी पक्की वाली प्लानिंग कराएंगी आज के सत्र में, गुरुवार के दिन बाजार में। तो चलिए पहले 4 ट्रिगर्स देख लेते हैं कि बाजार के लिए ट्रिगर्स कौन से हैं। उसके बाद हम एक एक करके आपको सारे जो क्यूज आएंगे निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर और स्टॉक्स को लेकर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़कर आपकी हम मदद करने वाले हैं। डाउ जोन्स 703 अंक चढ़ा है कल और हमने देखा कि S&P 500 नवंबर के बाद उसमें एक दिन की सबसे बड़ी तेजी रही। जबरदस्त तेजी का माहौल रहा कल अमेरिकी बाजारों में। 1.5% से ज्यादा तीनों के तीनों इंडेक्स चढ़ के बंद हुए हैं और गिफ्ट निफ्टी 125 अंक मजबूत है, 23,400 के पास खुलने के संकेत दे रहा है। ब्रेंट क्रूड $82 के ऊपर निकला है। थोड़ी सी चिंता क्रूड को लेकर बढ़ी है और FIIs की भी कैश में लगातार 90 दिन बिकवाली हुई है। क्वांटम छोटा जरूर है, 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है, लेकिन हाँ ये एक चिंता बाजार के लिए जरूर है। लेकिन जो ट्रिगर्स है ना, पॉजिटिव अगर आप नेगेटिव दोनों देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रिगर्स की संख्या बाजार के लिए ज्यादा है। उस पर आगे हम नजर भी डालेंगे। शुगर शेयर फोकस में है। इथेनॉल कीमतों में बढ़ोतरी संभव है, ऐसी खबरें आ रही हैं और इंडस्ट्री भी काफी टाइम से मांग कर रही थी कि इथेनॉल के प्राइसेस में सरकार बढ़ोतरी करे। तो आज हो सकता है कि चीनी वाले शेयरों में मिठास आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिले। इस पर आगे हम नजर डालेंगे। लेकिन नतीजों के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। RIL के नंबर्स आएंगे, एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे, इन्फोसिस के, LTI माइंट्री के। तो RIL, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस के तौर पर वेटेज के लिहाज से भी आज काफी बड़ा दिन है और बाजार के लिए यहां से अब क्यूज भी निकल के आएंगे कि रिजल्ट सीजन किस तरह से पैन आउट होता हुआ यहां से दिख रहा है। तो ये 4 ट्रिगर, आगे इन 4 ट्रिगर्स पर फोकस करेंगे और इन्हीं के अराउंड हम अपने चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जिस पर बाजारों की चाल रह सकती है और सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से जो पॉजिटिव खबर निकल कर आई ग्लोबली, उस पर नजर डालेंगे। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो चुका है और 15 महीनों के इस वॉर के बाद फाइनली पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आई। और इसके अलावा अमेरिकी बाजार, इसके चलते ही अमेरिकी बाजारों में तेज़ी दिखी और कल कई सारे अमेरिकी बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आए जो काफ़ी पॉजिटिव थे। इन्फ्लेशन डेटा आया अमेरिका से, CPI इन्फ्लेशन जो काफ़ी पॉजिटिव था। तो सभी पॉजिटिव ट्रिगर्स भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं और इसी के चलते गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। लेकिन अभिषेक, ग्लोबल बाजारों पर क्या कमेंट होगी और पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। आशीषा, निश्चित तौर पर देखिए पॉजिटिव ओपनिंग आज बाजार की होगी और उस पॉजिटिव ओपनिंग को बाजार टिकाकर रखने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि कुछ कुछ चिंताएं थी वो दूर होती हुई दिख रही हैं। देखिए चिंता क्या थी, एक तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, 4.76% से ऊपर के हम आंकड़े देख रहे थे, वो घट के आ गई है 4.65% पर। डॉलर इंडेक्स में भी ज्यादा नहीं लेकिन 15 बेसिस पॉइंट के आसपास की नरमी आई है। तो डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी नरमी आई है और एक जो सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा ट्रिगर है, देखिए कच्चे तेल के प्राइसेस पर उससे कुछ असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम का होना जियोपॉलिटिकल लिहाज से काफी ज्यादा क्रूशल है। 15 महीने से युद्ध चल रहा था। अगर हम फलस्तीन की बात करें तो करीब 45,000 उनके नागरिक मारे गए थे। इजराइल के भी तमाम उसमें नागरिकों की मौत हुई थी इस संघर्ष में। तो कतर और अमेरिका के मध्यस्थता के बाद
इस डील को लेकर सहमति बनी है, जो कि 19 जनवरी से 3 चरणों में लागू हो जाएगी। उसके बाद हमास जो है बंधकों की रिहाई करना भी शुरू कर देगा। तो निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा ये पॉजिटिव चीज है। वहां से फुटेज भी आ रहे हैं, वहां से तस्वीरें आ रही हैं कि गाजा में लोग सड़कों पर उतर गए हैं, जश्न मनाने लग रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें, वहां से भी संकेत काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि जो महंगाई दर के आंकड़े आए सीपीआई इन्फ्लेशन के, वो अनुमान के मुताबिक आए, लेकिन जो कोर सीपीआई के जो नंबर आए वो अनुमान से कम आए। और उसके चलते हमने देखा कि यूएस में क्या शानदार तेजी बनते हुई दिखिएगा। 700 अंकों का उछाल रहा डाउ जोन्स में, और कोर महंगाई दर गिरकर आ गई है 3.2% पर, जो कि अनुमान से कम रही है। महंगाई के अलावा एक और ट्रिगर रहा, और वो रहा बड़े बैंकों के नतीजों का। जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, इन तीनों बैंकों के नतीजे अच्छा है और उसके चलते भी बाजार को सपोर्ट मिला। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन की बात करें, टेस्ला में 8% का उछाल रहा, और गोल्डमैन सैक्स की अगर एनवीडिया की बात करें तो 3% के आसपास की शानदार तेजी हमने देखी है। आज मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। और एक और बहुत ही क्रूशियल चीज है, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वित्त मंत्री के नाम का ऐलान कर दिया था, स्कॉट बेसेंट की। आज सीनेट कमिटी ऑन फाइनेंस इसमें पेशी होने जा रही है, और उम्मीद करके चल रहे हैं बाजार के एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर, उनके टैरिफ के प्लान्स को लेकर कुछ संकेत वहां से आते हुए दिखेंगे। तो इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। एशिया में भी आज हम चौतरफा तेजी देख रहे हैं, और अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखिए, अच्छी शुरुआत के संकेत दे रहा है। 23,400 पर है, 133 अंकों की बढ़िया तेजी। तो कल की हल्की हल्की तेजी, एक वोलेटाइल ट्रेड के बाद आज हम उम्मीद करके चल सकते हैं कि एक अच्छा दिन बाजार के लिए साबित हो सकता है। तो चलिए जरा शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की, और डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, पहले एफआई से ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल एफआई की कैश मार्केट में 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग, इंडेक्स ऑप्शंस में 65,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम सेलिंग। इसे कैसे देख रहे हैं, और जो क्यूज आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रिगर आज ज्यादा है नेगेटिव के मुकाबले? पॉजिटिव ट्रिगर तो एक यूएस से ही आया है, जो आप गिफ्ट निफ्टी के तौर पर देख पा रहे हैं। अदरवाइज वैसे तो कोई चेंजेस नहीं हुए अभी तो, क्योंकि 3 बड़ी कंपनीज के नंबर आज आने हैं, जिसमें इन्फोसिस है, रिलायंस है, एलटीआई माइंट्री है, वो भी आए नहीं हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, होल्डिंग्स में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ। अभी भी अगर आप एफआईज की होल्डिंग देखेंगे तो करीब 16-17% के आसपास चल रही है। हाँ, ग्लोबल पैरामीटर पे जो डिस्टर्बिंग फैक्टर थे उसमें काफ़ी हद तक सुधार होने की उम्मीद है। वजह आज है 16 तारीख, अब ट्रंप 4 दिन बाद आ जाएंगे, ठीक। तो ये सिर्फ अब फॉर्मेलिटी रह गई है 3-4 दिन की, ऑलरेडी सबको पता है। और ये जो युद्ध विराम की खबर आई है, देखिए पुराने राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यही चाहते हैं कि मेरे ही कार्यकाल में युद्ध विराम ये हो जाए, नहीं तो ये डोनाल्ड ट्रंप भी करवा देंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि इजराइल और हमास के बीच का युद्ध बड़ा बने और उससे और तरह की दिक्कत भी हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, जो कि कम से कम ग्लोबल, इसका कोई ट्रेड से कोई असर है क्या? फ़िलिस्तीन ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था क्या? इजराइल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था? नहीं, हमने इसी 10 महीने के ही युद्ध के बीच में हमने ही हाई बनाए हैं, यूएस मार्केट ने ही हाई बनाए हैं, उसके साथ में लगती हुई बिल्कुल सटे हुए बॉर्डर्स ने अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ देखी है। तो ये एक सेंटिमेंटली बहुत बड़ा बूस्टर हो सकता है और ये इमेज अच्छी बनाएगा। दूसरा पॉइंट, एफआईज इंडिया में अभी भी अपना रुख पॉजिटिव करके नहीं बैठे हैं। देखिए, या तो मैं ये कह सकता था कि एफआईज के पास बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं है क्योंकि वैल्यूएशंस का कंसर्न है। वैल्यूएशंस तो 2 दिन पहले ही हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया जुड़े थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि 20 के ही पी से नीचे चला गया, और उन्होंने भी काफ़ी सालों बाद ऐसा देखा है कि जो मार्केट का प्राइस अर्निंग रेशियो है, जिसको हम पीई कहते हैं, वो टिपिकली 20 के नीचे चला गया। मैं तो उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ, अपनी बात बोली ही नहीं मैंने। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो वैल्यूएशन की फ्रॉथ थी वो तो मार्केट ने छटा ही दी। ये तो इंडेक्स का हम बता रहे हैं कि जो करीब 10% गिरा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाओगे तो कई ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स भी हैं कि जिन्होंने 30% का कट लिया हुआ है। तो 30% से ज़्यादा फ्रॉथ, यानी कि 30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। अगर वो है तो वो हटी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जैसे एक इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर देख रहे हैं, 65,000 करोड़ का नंबर है। आप एक छोटा सा काम मेरे लिए और करेंगे प्रोड्यूसर साहब, निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट दिखाओ और बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट दिखाओ। मैं आपको ना पार्टिसिपेशन दिखाता हूँ। देखो, आप जिस जगह पर खड़े हो बड़ा ही नाजुक मोड़ है,
इसके अंदर देखो कैसे खुशी होती है जैसे 100 पॉइंट ऊपर दिखता है और कैसे चेहरे बुझ से जाते हैं जैसे 100 पॉइंट नीचे दिखता है। ये आप देखिए निफ्टी का फ्यूचर, ये माइनस दिख रहा है। कल हमने इसी कार्यक्रम में खड़े हुए आपको ये बात की थी, यहाँ पे जितना माइनस दिखाओगे ना उतना अच्छा है। ये माइनस क्या है? ये माइनस ओपन इंटरेस्ट का बैगेज है। ये 1.6 हुआ है, एथिकली 3 होना चाहिए था। ये बैंक निफ्टी का माइनस 1.68 है, इसको कम करो बॉस। ये जितना ओपन इंटरेस्ट माइनस 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 आता जाएगा ना, और कम से कम अच्छा नंबर्स आए, परसेंटेज में मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 3-3.5% का, कम से कम 3 दिन तक कैलकुलेशंस आ जाएं, तो ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, और आपके पास एक बढ़िया वैल्यूएशन है, सामने ट्रिगर्स पड़े हैं। आज 3 बड़ी कंपनीज अपने नंबर उतार देगा। अब आते हैं डीआईएस की होल्डिंग वगैरह पे या फिर रिटेल की होल्डिंग्स पे। देखिए रिटेल की होल्डिंग ऑलरेडी ज़्यादा है अभी भी, और वो 65% के आसपास चल रहे हैं, उसमें कमी नहीं हुई है, खचाखच भरा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ बैग ऑन यू। वो बैग है जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, उस बैग में से नेगेटिविटी को धीरे धीरे करके निकालो, आप अपने आप ही लाइट होते चलोगे। दूसरा, इसी में एफआईज के नंबर में एक पॉइंट थोड़ा सा और आपको नोटिस करा देना चाहता हूँ, वो है कि अब ये जो 3 नंबर आज आने हैं उसमें से 2 नंबर ना एफआईज के फेवरेट है, यानी कि इन्फोसिस एंड रिलायंस। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन्फोसिस और रिलायंस ना केवल अपने अच्छे नंबर सिस्टम में रखेंगे, बल्कि एफआईज को भी आगे की तरफ खींचने में थोड़ा रोल प्ले करेंगे। और इस बीच जो कल यूएस के अंदर सीपीआई वगैरह के नंबर हैं, या फिर और जो 2-3 चीज़ यूएस के अंदर हो रही हैं, इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छे पॉइंट है। कहने का मेरा मतलब है कि आज मार्केट में सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में ही चेंजेस हुआ है, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अदरवाइज ना तो डाटा में, ना ही होल्डिंग्स में, ना ही नंबर्स में, ना ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, ना ही रिस्क रिवॉर्ड में किसी तरह का कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड तो नहीं हूँ, बट हाँ एक्साइटेड ज़रूर हूँ कि मार्केट्स अपने कम से कम 23,000 वाले लेवल को तो बचा रहा है। ठीक है, तो एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों में बदलाव और उस पर कमेंट्री। लेकिन निफ्टी की बात करें तो याद रखें दूसरे दिन लगातार कल तेजी दिखी, आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। 23,200 के पार निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। दिन की ऊंचाई से थोड़ी सी गिरावट, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग कल दिखी थी। डिम्पी, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, एक कहने को सिर्फ पॉजिटिव था। कल फ्यूचर्स के अंदर आपको पता है निफ्टी ने कितने पॉइंट्स जोड़े? सिर्फ 4 पॉइंट। 4 पॉइंट तो जब आप सौदा पंच करते हैं आपको दिखेंगे भी नहीं 4 पॉइंट गए कहाँ निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी अपने आप में 23,000 का इंडेक्स है। तो कल सिर्फ शगुन के तौर पर था कि वो हरे निशान में बंद हुआ, और परसेंटेज आपके सामने है 0.02 है, मतलब 1/4% भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है, 5वां हिस्सा भी नहीं आया। तो मार्केट के अंदर कल वैसे गेन के तौर पर तो कुछ नहीं, उल्टा अगर आप इसको देखना चाहें ना तो आपको ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब ऊपर से बाजार वापस से नीचे आ गया। प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा हो रही थी कि मार्केट, यही तो प्रॉब्लम है। और अच्छा, ये फॉल होने से पहले भी हम आपको बता रहे थे कि मार्केट की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सपोर्ट पे पुल बैक नहीं मार रहा है, मार्केट की प्रॉब्लम ये है कि उसकी फॉलो अप बाइंग नहीं है उसके पास। मैं चल तो देता हूँ सपोर्ट से ऊपर बड़े जोश में आके कि देखो मेरा ये बेस कैंप है, मैं ऊपर चढ़ता हूँ पहाड़ पे, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर चढ़ता हूँ तो मेरे को हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। अभी हाथ पकड़ने वाला आदमी कौन है? इस बंदे को का नाम है, उसका नाम है एफआईज। वो आपका हाथ नहीं पकड़ रहे। वो एफआईज पिछले 1 महीने से आपको देख तो रहे हैं, अच्छा ऊपर आना चाहता है, आता भी है 2 कदम, लेकिन आपका हाथ पकड़ के ऊपर नहीं खींच रहे। वजह, वो आपके साथ अभी खड़े हुए नहीं है। वो कुछ भी वजह हो सकती है, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं, या वो रिस्क एसेट से पैसा निकाल के सेफर जोन में जा रहे हैं, वो या फिर टैक्स को लेकर इंडिया में काफ़ी परेशान है, या फिर वो यहाँ पे F&O को लेकर काफ़ी परेशान है, या फिर वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को देखना चाहते हैं। इस बार का बजट, क्योंकि सरकार का फुल फ्लेज बजट होगा और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सरकार वाला बजट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो देखना चाहेंगे। तो शायद इसलिए भी इस बार अर्निंग्स भी उनको चेक करनी थी, क्योंकि पिछली बार के अर्निंग्स के भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता है टिपिकली, वो थी कंजम्पशन, वही स्लो डाउन हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं अगर एफआईज के नज़र से देखूं तो दिक्कत तो थी सिस्टम में, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और एफआईज ने अगर इंडिया से माल बेचा है तो क्या गलत किया है ना? जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी अपनी कैलकुलेशंस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिगर्स के साथ नहीं बढ़ता तो ये बहुत चिंता की बात है। आपको टीसीएस के नंबर अच्छे चाहिए थे, टीसीएस ने अच्छे नंबर पोस्ट किए। आज रिलायंस, एलटीआई, माइंडट्री और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज के नंबर होंगे सिस्टम में। तो मैं एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कम से कम इनवाइट करने का रास्ता खोलेंगे। अब आएँ धीरे धीरे करके आएँ, एक साथ में जैसे मर्जी आएँ, बट एक कम से कम इनवाइट करने का रास्ता तो खोलेंगे। ठीक, एक चीज़ तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो मैंने ओपन इंटरेस्ट का आपको बताया, अभी भी 5,41,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ये थोड़ा कम होना चाहिए। कितना कम है मैं ये भी बता देता हूँ, कम से कम 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कम होने चाहिए। ये 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कम होने का मतलब होता है, जो मैंने अभी आपको माइनस वाला पिक्चर दिखा रहा था ना, वहाँ पे कम से कम -6% तक रहे, -5 से 6% तक रहे। ठीक है जी, बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ, और तो मेरे पास पॉइंट्स नहीं है। कल का जो लो था आप उसी को ही आज अपना एक स्टॉप लॉस मान लें, नहीं तो मैं रफ बता देता हूँ। 23,000 अभी आपका स्टॉप लॉसेस है। एग्रेशन रखना नहीं है, आप पुल बैक तक, शॉर्ट कवरिंग तक कहाँ तक आ सकते हो मैं लेवल्स भी बता देता हूँ, वो है 23,700 तक। 23,700 के बाद ही ये खतरा मैं बोलूँगा एक लेवल का टलेगा, नहीं तो नहीं टलेगा। अभी भी आप उसी चीज़ से जूझ रहे हो, आपको 10 मिनट नहीं लगता है, मार्केट फरफरा के नीचे गिर जा रहा है। वजह स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा नहीं है, वो सिर्फ टेक्निकल बाउंस और टेक्निकल फॉल, टेक्निकल बाउंस, टेक्निकल फॉल्स में निपट जा रहे हैं। हमें लगता है कि अभी चला मार्केट, अभी टूटा, क्योंकि उसके अंदर फोर्स होती नहीं है, इसलिए अभी गिरा के वापस ऊपर आ जाता है, इसलिए ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कोई हार्ड कोर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स मार्केट्स के अंदर नहीं होती, चाहे वो और डीआईज की वजह से हो या फिर और एफआईज की वजह से हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी एफआईज की ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा सब रेजिस्टेंस में आपको बताता हूँ, 23,500 पे आप पहले रुकोगे, 700 पे आप दूसरा रुकोगे। मैं चाहता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे तैसे करके शॉर्ट कवरिंग करते करते 23,700 तक ले आओ। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखो 29 तारीख को ना डेरिवेटिव एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और आज हम आ गए 16 तारीख, 2 दिन की छुट्टी वुट्टी और लगा लो, 4 दिन काट दो आप, तो आपके पास ना सीरीज़, ये सबसे बड़ी सीरीज़ में से एक थी। पता आपको ये सीरीज़ कब की थी? ये 26-27 तारीख से शुरू हुई है दिसंबर की, और 30 जैन तक गई हुई है। आप सोच के देखो, 32-33 दिन की सीरीज़ थी, उसके बावजूद भी बाज़ार ने खोया ही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 23,500-700 आ जाना चाहिए एक्सपायरी से पहले ही। 23,000 नहीं ब्रेक होना चाहिए। आपका काम सिर्फ एकोमोलेशन करने का है और कुछ करने का नहीं है। ना तो मन बनाओ, ना ही मन खट्टा करो, कुछ मत करो, शांत अवस्था में बैठे रहो, इक्का दुक्का लॉट लेके एकोमोलेशन करते रहो, जो हम आपको पिछले 10 दिन से बता रहे हैं। हमें खुशी भी है, हमें गर्व भी है, हमें अच्छा भी लग रहा है कि हमने आपको पूरा समर में नहीं झोंक दिया। हमने आपसे सिर्फ ये कहा कि धीरे धीरे करके 10 में से 1 लॉट की कैपेसिटी है, वो लेते रहो। खुशी इस चीज़ की, आपके पास लॉट भी आ गए, अच्छे रेट भी आ गए। छोटा सा ही पुल बैक आपको बहुत बड़ा रिलीफ देगा। ठीक है, ये निफ्टी को लेकर एनालिसिस होगी, लेकिन डिम्पी बाजार के लिए ना, अगर हम सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव चीज़ें अगर देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव क्यू ये भी है कि हिंडनबर्ग ने कारोबार को बंद करने का फैसला किया है। उनके जो फाउंडर हैं नेथन एंडरसन, उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट किया है और कहा है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरा हो गए हैं। हम किसी खतरे के चलते, किसी दबाव के चलते ये कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं। बस अब ये है कि हमें कोई नया शॉर्टिंग आइडिया नहीं मिल रहा है। 2 साल तक बहुत परेशान किया, मतलब जब भी हिंडनबर्ग का नाम आया, और स्पेशली हमने देखा कि अडानी ग्रुप को लेकर थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक आउट होता हुआ दिख रहा था। तो एक हैंगओवर भारतीय बाजार से भी निश्चित तौर पर ये दूर होता हुआ दिख रहा है। और एक और बात है, इसका सिर्फ असर अडानी ग्रुप के शेयर्स पे पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि हम अडानी के अलावा भी दूसरी कंपनीज पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन अभी तक वो दूसरी कंपनी आई नहीं थी। तो हम मार्केट में यही मान के चलते हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स आई या फिर उनका जो पूरा ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, एक और फेज़, उन्होंने पहली बार अडानी की रिपोर्ट निकाल भी, दूसरी बार में जब अपडेट दिया वो अडानी के ही बारे में दिया था। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में थी वो उसको डिस्क्लोज़ कर रहे थे। अच्छी हैं, बुरी हैं, ख़राब हैं, ठीक है, वो सब कोर्ट का और लिटिगेशंस का मामला, हम बोलने वाले कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है जो आपने एक हैंगओवर की बात बोली है, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, ये तो एक ही एजेंसी, ऐसी तो और भी एजेंसीज हो सकती है मार्केट में, कोई बड़ी ब्रोकिंग एजेंसी और भी आ सकती है, लेकिन कम से कम इसका नाम था, शॉर्ट सेलिंग के लिए नाम था, कंपनीज को एक्सपोज करने के लिए इसका नाम था। तो वो जो चीज़ें थी वो कम से कम इंडियन मार्केट्स में अडानी से ही आके वहीं पे आके ख़त्म होगी। तो ये चीज़ें सॉर्ट ऑफ अच्छी हैं, मार्केट्स के लिए एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट करेंगी काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज से इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए मैं इसकी वेटेज इंडियन मार्केट के हिसाब से एक बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट के तौर पर देख रहा हूँ, बजाय टेक्निकल चीज़ों के आगे। तमाम रेगुलेटर्स ने इसकी जांच की, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, फिर उसके बाद अडानी ग्रुप को क्लीन चिट भी मिली।
और उसके बाद फिर जो दोबारा आरोप लगाया गया हिंडनबर्ग के, उसका शेयरों पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट कि उन्होंने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को भी इस विवाद में भी ड्रैग करने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं इंटेंशनल वो लग रहा था। अब ये बंद हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया है, तो एक सेंटिमेंट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये अडानी ग्रुप के लिए भी ये पॉजिटिव चीज है। निफ्टी बैंक पर भी डिम्पी एक व्यू दे दीजिए। कल हल्की सी तेजी और आज हो सकता है कि 500-600 पॉइंट के गैप के साथ निफ्टी बैंक भी खुले। क्या करना चाहिए गैप से अगर ओपन करे तो? मैं चाहता हूँ मिले 500-600 पॉइंट का, हालांकि मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है कि इतना बड़ा गैप देगा बाजार। अगर दे देगा तो टिका नहीं पाएगा जल्दी जल्दी, बट फिर भी मैं चाहता हूँ इतना बड़ा गैप आए मार्केट में। 130 पॉइंट की कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 450 पॉइंट बनते हैं, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक, अब आते हैं मार्केट बैंक निफ्टी का। मैं पहले अच्छा बता देता हूँ ताकि अच्छा पहले आप सुन लो। पहला है उसका पुट कॉल रेशो, वो ना 60 के भी नीचे चला गया है, 0.59 है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, बहुत ही बढ़िया चीज़ कि जहाँ पर आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन से बहुत अच्छी जगहों पर आपको बैंक निफ्टी मिल रही है। और कल बैंक निफ्टी ने, आप कैसे भी देख लो, आप ये बोलो कि हरे निशान में बंद हुआ है, फॉलोअप आया है, या फिर ये देख लो ऊपर से टूटा है, जैसे मर्जी आप देखना चाहो। मेरे लिए कल बैंक निफ्टी 0-0 था, सपाट था, क्योंकि ना तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंज आया, जैसे मैंने आपको फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखाई थी, -1 पॉइंट समथिंग था। ये 3% का कट आना चाहिए, कम से कम 3% का कट आए ताकि थोड़ा हल्का हो। ये 1.47 अराउंड चल रहा है, ये 1.20 आ जाए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट घटे, ये 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स के घटने चाहिए। देखो, आप कितने अच्छा खाना क्यों ना बना लो, बोले मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया जी, मैंने उठा के उसके अंदर मिर्ची डाल दी, क्या हो गया आपके खाने का? फिर कहाँ से लाए थे आप? बोले मैं मशरूम लाया था फलाने से, मैं ये लाया था फलाने से। अरे मैंने सिर्फ एक ही चीज़ डाल दी आपके खाने में और आपका पूरा खाना तहस नहस हो गया, वो है मिर्ची, यानी कि शॉर्ट। सिस्टम में शॉर्ट से आप कितने अच्छे डाटा क्यों ना ले आओ, कितने अच्छे हवामान क्यों ना बना लो, वो जब तक आप शॉर्ट्स को कवर नहीं करोगे आप जियोगे कैसे? तो इसलिए सिस्टम में से सबसे पहला मामला यही है कि अगर आपको चलना है तो शॉर्ट्स को भगाओ। शॉर्ट्स को भगते हुए कहाँ से दिखेंगे? ओपन इंटरेस्ट से दिखेंगे, वो थोड़ा हल्का होना चाहिए, दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी का जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि 48,500 अब एक नया बेस बन गया। इसको जो पनिशमेंट मिलनी थी 50-500 तोड़ने के बाद, वो हुई है इसके पास। तो 48,500 अब एक नया बेस है, यहाँ से पुल बैक आ सकता है। और करीब आई ट्रस्ट मी, ये करीब 2,000 पॉइंट तो सिर्फ पुल बैक के नाम पे भी ला सकता है। ये इस जगह पर खड़ा हुआ है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस जगह पर खड़ा हुआ है कि अगर सिर्फ पुल बैक करने पे आए ना तो 2,000 पॉइंट इसके पुल बैक के नाम पे आ जाएंगे, 50,500 हो जाएगा। और ये 50,500 की इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये नियर टू हम 200 दिनों की एवरेज के आसपास के हैं। और मैं आपको, अगर आप कहोगे मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूं तो मैं आपको उसके एग्जैक्ट नंबर बताता हूं। 200 दिनों की एवरेज है 50,770, 777। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 2,000 पॉइंट भी आ सकता है ये अपने 200 दिनों की एवरेज को टेस्ट करने में। तो इसलिए मैं उम्मीद इस पे ज़्यादा रखता हूँ और मेरे को लगता है कि इस पे वही काम आपको करना चाहिए। एकदम से आपको आना नहीं है, एग्रेशन और डिप्रेशन की बीमारी से जूझना नहीं है, धीरे धीरे एकुमुलेशन करना है, इकट्ठा करना है। इकट्ठे करने का फ़ायदा ये होता है कि कम वॉल्यूम आता है और अच्छे रेट आते हैं और आप माइंड से डिस्टर्ब नहीं होते। नहीं तो कल का मार्केट इतना चॉपी था कि कल आप स्क्रीन देखोगे तो आपको इरिटेशन के अलावा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं नहीं बता सकता कि किसके कितने पैसे बने, बट इरिटेशन कल चरम पर था अपने। आप अभी उम्मीद करोगे चलेगा, चलता नहीं था। जब टूटा तो फिर पूरा नहीं टूटा, या तो पूरा टूट टाट के बराबर करो। तो बीच अधर में अधपका जिसे कहते हैं ना, खाना वैसे बन के आपका छूट गया। तो बैंक निफ्टी पे मैं आपको स्टॉप लॉसेस टारगेट भी देता हूँ। 48,500 400 की रेंज एक सपोर्ट की रेंज है। ऊपर आएगा पहले 50,000, पहले 49,000 कॉन्कर करना होगा, 49,300, 500, 800, 50,000, 50,200 और 50,700 तक की रेंज है। ये सारी पुल बैक की रेंज है और जो मैंने जितने भी लेवल्स बोले ये सब वो स्टेशंस हैं जहाँ पे धीरे धीरे करके आपको सेलिंग का प्रेशर वापस दिखेगा। इसलिए एग्रेशन मत रहना, क्योंकि 2,000 पॉइंट हैं ठीक होने के लिए। तो पूरा पहले इसको ठीक हो जाने दो, फिर आना अंदर। तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करो। यहाँ पे ज़रूर खरीदो, 1 से 2 लॉट खरीदो, बस ज़रूर खरीदो, बट कम खरीदो, 1 से 2 लॉट ही रखो। बस इतना ही मेरा पॉइंट है बैंक निफ्टी को कहने का। मैंने लेवल्स ऑलरेडी बता दिए, उसका पुट कॉल रेशियो बता दिए, 0.59। बैन वाले शेयर्स आ चुके हैं और मैं आज आपको बधाई भी देता हूँ कि आपका बढ़िया गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद इस तरह का। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई ये अच्छे से चल भी जाए।
कुणाल परार और किरण जानी, दो मेहमान हमारे साथ हैं। उन दोनों का करते हैं स्वागत और उन दोनों से ज़रा समझते हैं कि उनका अपना व्यू पॉइंट क्या है। काफ़ी दिनों बाद हरा निशान दिख रहा है। कुणाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय निकाला। कुणाल जी, ये जो उत्तरायण के पर्व से बाज़ार ने धीरे धीरे हरे रंग को पकड़ा है, कल भी देखो जैसे भी था, भले 4 पॉइंट जुड़े 22 पॉइंट जुड़े बैंक निफ्टी में, बट किसी तरह से हरे निशान में ही बंद किया। आज अच्छा गैप मिल रहा है, ये गैप कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? जो अभी हमने चर्चा की, अगर इसमें कहीं भी कुछ हमने गलत बोला उसको आप करेक्ट भी कीजिएगा और अपना टेक भी दीजिए, फिर स्टॉक्स भी बताइएगा सर। वेल, गुड मॉर्निंग सर, आपको एंड किरण जी को। एंड आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा था। जब तक शॉर्ट कटेंगे नहीं तब तक शॉर्ट कवरिंग आएगा नहीं। एंड जब तक शॉर्ट कवरिंग आएगा नहीं उसके बाद फ्रेश लॉन्ग लिक्विडेशन होगा नहीं। तो पूरी की पूरी साइकिल है और साइकिल का पंचर करने के लिए बैठे हैं शॉर्ट्स वाले। सो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड अभी फिलहाल देखने जाए तो नेस्डेक डाउ 700 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक भी अच्छे खासे लेवल पे। ग्लोबल मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। हो सकता है कि 20 तारीख को जो इवेंट होने वाली है उसको लेके है। दूसरा ये है कि कल के दिन में देखने जाए तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में भी 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। ये ओवरऑल एक इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है एक उछाल का, एक बाउंस बैक का, जो आज हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन डिम्पी जी, ये बाउंस बैक में ऐसा नहीं है कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिला है तो ट्रेडिंग के लिहाज से या पोजिशनल के लिहाज से चलो पोजीशन बना के लेके जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी हाई रहेगी कि आपको कोई भी छोटा मोजोला यहाँ पे एसएल मिलेगा नहीं। और जो भी एसएल होगा वो हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो आपको फोकस करना है स्टॉक स्पेसिफिक, आपको फोकस करना है जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, कल के दिन में 23,213 के अराउंड का क्लोजिंग था। आज अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो अच्छी खासी ओपनिंग यहाँ पे हमें दिखा रहा है। सो ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। ऊपरी लेवल पे बात करूं तो 23,500 का एक लेवल ऐसा है डिम्पी जी जो क्रॉस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले भी 2 से 3 बार 23,500 का सपोर्ट लिया था, फिर अच्छा खासा बाउंस बैक हमें दिया था। इस बार 23,500 के ऊपर सस्टेन होता है, लाइकली चांसेस है 24,200 और 24,200 जैसे ब्रेक होता है 24,800 तक के भी लेवल निफ्टी हमें दिखा सकता है। तो वही लेवल ध्यान में रखना है जो आपने बोला था, 23,500 का लेवल यहाँ पे ध्यान में रखना है। एंड अभी जो पिछले दिनों जो लो बनाया था, यानी कि 30,45 का, 30,000 का हम यहाँ पे सपोर्ट मान के चल सकते हैं। सेम वे बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी जरूरी है शॉर्ट कवर होना। अगर ये लेवल अचीव होते हैं, अटेम्प्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 48,751 के अराउंड का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था। आप समझिए जैसे ही 50,000 क्रॉस करेगा ऊपरी लेवल पे हमें अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आपने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला था कि आए दिन अभी 1,1200 पॉइंट की मोमेंटम बैंक निफ्टी हमें दिखा देता है। तो आज के दिन में अगर अच्छी खासी मोमेंटम मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट कवरिंग आ गया है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि आप कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड लेके चल सको। नाउ कॉल की बात करें तो मैं एक ही कॉल पे फोकस करूंगा, जोमेटो पे। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिली है, बुलिश फॉर्मेशन बनाया हुआ है। 245.70 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह 236 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो एक इमीडिएट हर्डल है 253 का, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। जैसे ये क्रॉस होता है डिम्पी जी ऊपरी लेवल पे 265 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जोमेटो पर खरीदारी की राय 253 से 265 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। याद रखिए जोमेटो पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, जिसके दम पर भी स्विगी और जोमेटो दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। लेकिन किरण जी गुड मॉर्निंग, आपके टॉप पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल भी जब हम डिस्कस कर रहे थे श्रुति के साथ और डिम्पी जी के साथ, तो कहीं ना कहीं हमने इस तरह से बात की थी कि जब तक 30,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है और 30,250 के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं तो देयर आर चांसेस कि हम छोटी सी एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं या तो एक रिलीफ रैली देख सकते हैं, जहां पे हम 23,600 से 800 तक के टारगेट देख सकते हैं। अब आज एक बड़ा गैप अप होने के लिए हम देख रहे हैं निफ्टी के ऊपर। अगर ये आज का मार्केट टिक जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम इस रिकवरी को काफी अच्छी तरह से पैन आउट हुए देखते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है और अगर आप उसका इंट्राडे चार्ट देखोगे तो वहां पे भी एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम 15 मिनट्स के ऊपर बना हुआ है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो देयर आर मल्टीपल रीजन कि ये रैली टिकनी चाहिए। एटलीस्ट हम बैंक निफ्टी में वापस 50,000 तक के लेवल और निफ्टी के अंदर 30,800 तक के लेवल देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हम अभी भी लार्ज कैप स्टॉक के साथ ही प्ले कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आइशर मोटर हमने कल भी डिस्कस किया था, 5,000 से 5,080 तक की रैली
और हमारे टारगेट्स वहां पे आ चुके हैं। लेकिन हम वापस इस स्टॉक को रीरेट कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस से, या कोई भी डिप आए तो आप लॉन्ग करके जाइए। 5200 तक के टारगेट रहेंगे आइशर मोटर के ऊपर, और 5030 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। दूसरा एक रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से हम बाय ले रहे हैं, वो है गुजरात गैस। हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन गैस के अंदर एक अच्छा सा करेक्शन आ गया है। उसके बाद का हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न हम देख रहे हैं कि मल्टीपल स्टॉक में चालू हुआ है। अगर मैं गुजरात गैस की बात करूं तो 2 दिन पहले जहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ी रिकवरी आई थी, उसमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न डेली चार्ट पे थी। कल जहां मार्केट एक सुस्त था, वहां पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। तो कहीं ना कहीं गुजरात गैस एक फ्रेश रैली के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 520 तक के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं, और 480 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो गुजरात गैस एंड आइशर मोटर हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। से गुजरात गैस पर खरीदारी की राय 520 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और ऑटो सेक्टर से आइशर मोटर्स स्टॉक पर खरीदारी की राय किरण जी ने दी है। 5200 का लक्ष्य और 5030 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। लेकिन इस बीच रियल एस्टेट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था। कल के सत्र में कई सारे स्टॉक्स में तेजी दिखी। फीनिक्स मिल्स 6% की तेजी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। रेमंड और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में भी करीब 2 से 3% की तेजी दिखी। कुणाल, क्या राय होगी आपकी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर? कल की तेजी की मोमेंटम क्या आज कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? वेल, फिलहाल एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। एंड देखने जाए तो टॉप से जो करेक्शन हमें देखने को मिला है, आई थिंक यहाँ पे हमें एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। एंड व्यू अभी फिलहाल जो बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही है। कल के दिन में देखने जाए तो 903 के अराउंड का हमें क्लोजिंग देखने को मिला था निफ्टी रियल्टी में। एक ऊपरी लेवल का क्लोजिंग था, उसमें आप देखिए फिनिक्स है या रेमंड है, महिंद्रा लाइफ साइंस, अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। मैं कहूंगा कि यहाँ पे रेमंड पे फोकस करके चलिए। 1580 के अराउंड का स्टॉक है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मुझे ऊपरी लेवल पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 1592 के अराउंड का क्लोजिंग है। लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो 1550 का होगा। एंड टारगेट की बात करेंगे तो ऊपरी लेवल पे पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा 1640 है। और 1640 जैसे ही क्रॉस होता है 1680 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो रेमंड एक बॉटम आउट स्टॉक है। एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। कल के दिन में वॉल्यूम एक्टिविटी भी बहुत ही बढ़िया हुई है। तो अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। कुछ दिनों में रियल एस्टेट स्टॉक्स में नजर आ सकती है ये नजरिया कुणाल का। मयूरेश जोशी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। लेकिन उसके पहले शुगर सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर, ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव, जहां पर कैबिनेट आज इथेनॉल कीमतों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है। इथेनॉल कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और किन सेगमेंट्स में बदलाव किया जा सकता है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और कितने प्राइस इंक्रीज इथेनॉल में नजर आ सकते हैं? देखिए, इथेनॉल प्राइस के मसले पर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, जिसमें कई तरह के अहम प्रस्ताव भेजे गए हैं। बी हैवी मोलासेस से जिस इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, उनकी कीमतों की अगर आप बात करें प्रस्ताव के हिसाब से, इसमें करीब 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा वैसे इथेनॉल जिसका प्रोडक्शन शुगर केन जूस से किया जाता है, उसमें करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। जहां तक वैसे इथेनॉल जिसका प्रोडक्शन सी हैवी मोलासेस से किया जा रहा है, उसमें एक टेक्निकल पेच है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट जो इंसेंटिव्स है, जो इंसेंटिव प्लान है, उसको रेगुलराइज कर सकती है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज ने इथेनॉल सप्लाई ईयर 2023-24 के लिए ऐलान किया था कि उन्हें 6.87 रुपीज पर लीटर का इंसेंटिव दिया जाएगा। वन टाइम इंसेंटिव होगा इथेनॉल सप्लाई ईयर 2023-24 के लिए, जो कि अब इफेक्टिव प्रभाव में नहीं है। नवंबर 2024 तक ही ये जो इंसेंटिव प्लान था वो प्रभाव में था, जो कि अब प्रभाव में नहीं है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट इस इंसेंटिव को रेगुलराइज कर सकती है। इसका मतलब ये कि 6.87 रुपए प्रति लीटर का जो इंसेंटिव था उसको कीमतों में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि वो प्रभावी रूप से इथेनॉल की ये कीमतें होंगी। टेक्निकली अगर आप देखें तो 6.87 रुपीज की बढ़ोतरी है अगर आप कीमतों के लिहाज से देखें, क्योंकि ये इसको रेगुलराइज किया जा रहा है, अभी इंसेंटिव का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन इफेक्टिवली इथेनॉल के प्राइसेस में, खासकर जो इथेनॉल सी हैवी मोलासेस से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं,
उनमें कोई बदलाव नहीं होगा अगर इसकी तुलना आप इथेनॉल सप्लायर 2023-24 से करें, क्योंकि उस वक्त इंसेंटिव का फायदा मिल रहा था, अब इन कीमतों को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये प्रस्ताव में शामिल है जिस पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार के अनुमान के हिसाब से करीब 16 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन सरकार काफी कॉन्फिडेंट है और 16% के टारगेट को पहले ही अचीव कर लिया गया है दिसंबर 2024 तक, और सरकार का ये अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 से पहले ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। और शुगर कंपनीज इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रही थी कि इथेनॉल के प्राइसेस को बढ़ाया जाए। काफ़ी समय से प्राइसेस बढ़े नहीं है, तो 1.5 से 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। और जो सी हेवी मोलासिस से जो इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है उस पर जो इंसेंटिव दिया जाता है उसको भी रेगुलराइज करने का फैसला आज कैबिनेट ले सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है और उम्मीद करके चलेंगे कि शाम होते होते इस पर आधिकारिक जानकारी भी आ जाए। आज शुगर शेयर फोकस में निश्चित तौर पर रहेंगे और आज आपको मिठास उसमें देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि खबरों के लिहाज से, रिजल्ट्स के लिहाज से और इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन से शेयरों पर आई है, ये बताने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद दुबे हैं और गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद और गौरव, गुड मॉर्निंग। शरद, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए पहले नतीजे कौन कौन से हैं, उसके बाद आप खबरों वाले शेयर भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो ऑफकोर्स नतीजे पे फोकस करें तो निफ्टी से HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे जो है मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। देखा जाए तो यहाँ पे एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट जो होता है उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी कमज़ोर देखने मिली है, और VNB जो वैल्यू और न्यू बिजनेस मार्जिन होते हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने मिला है। हमारा जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा LTTS। यहाँ पे LTTS की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे लार्जली जो नंबर्स आ रहे हैं वो मिले जुले देखने मिल रहे हैं, और मार्जिन गाइडेंस भी है वो लोअर साइड में आ चुकी है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एक्विजिशन हुई थी उसके कारण कंपनी ने गाइडेंस को भी कम किया है। पंजाब सिंध बैंक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम और पैट में अच्छी उछाल और एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। हालांकि ओरेकल की बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज के तो लगभग 320 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट जो है सिक्वेंशली देखने मिला है, लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। और आखिर में सीएट नज़र में रहेगा, यहाँ पे रेवेन्यू इन लाइन है लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। बट ओवरऑल कंपनी की कमेंट्री जो कॉन कॉल में आई थी वहाँ से दो अहम बात सामने आती है। सबसे पहला है कि डिमांड अभी भी स्टेबल है और जो रॉ मटेरियल प्राइसिंग है वो फ्लैटिश है फोर्थ क्वार्टर के लिए। तो ये तो अहम अर्निंग्स हैं और उनके इम्पॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं कॉन कॉल टेक अवेज मैंने आपको बताया। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे भी नज़र डालते हैं और खास करके शुगर स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। थोड़ी देर पहले ही प्रकाश की एक्सक्लूसिव भी थी कि यूनियन कैबिनेट जो इथेनॉल प्राइस हाइक कर सकती है। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया कि भारत जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अगले 2 महीने में टच कर सकता है। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ और शुगर स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स में जो है नज़र रखिएगा। सीएट की भी अगर बात करें तो यहाँ पे लार्जली जो है कंपनी ने कैपेक्स अनाउंस किया है 400 करोड़ का नागपुर फैसिलिटी की, लगभग 30% की उनकी जो क्षमता बढ़ जाएगी। नतीजे भी उन्होंने अनाउंस किए थे, दो कमज़ोर थे। RVNL की बात करें तो 3600 करोड़ का इनको ऑर्डर आया BSNL से। वही नज़ारा टेक 20 जनवरी को इम्पोर्टेंट बोर्ड मीट है जहां पे फंड रेस का विचार करेगी, और हाल ही में कंपनी जो है न्यूज़ में थी क्योंकि छोटे छोटे एक्विजिशंस गेमिंग स्पेस में कंपनी कर रही थी। गेल की बात करें तो इनको $285 मिलियन का सेटलमेंट आने वाला है सैफ मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर से, और इनके अगेंस्ट जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी इस केस को लेके वो भी बंद हो गई हैं। IRFC फाइनेंसिंग की जो है प्रोजेक्ट करेंगी 700 करोड़ की NTPC के लिए। और स्विगी यहाँ पे देखें तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया, एक रेगुलेटरी अप्रूवल आ गया जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं स्विगी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये देखना होगा कि बाज़ार कैसे जो है ये नया प्रोडक्ट लाइन जो स्विगी में जा रहा है वो कैसे लेता है। और आखिर में अदानी ग्रुप पे भी नज़र रखिएगा जहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च जो है जो शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटीज़ के लिए एक रिसर्च फर्म है उन्होंने शट डाउन कर दिया। उनके फाउंडर ने जो उनके वेबसाइट में जो है अपना पूरा जो है फेयरवेल लेटर भी लिखा है। लेकिन ये अहम स्टॉक्स तो है जिस पे आप नज़र रखेंगे, लेकिन ब्रोकरेजेस भी बहुत आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे गौरव ब्रोकरेजेस में अर्निंग्स है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कंजम्पशन में भी है, तो ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या क्या है ब्रोकरेजेस में। जी हाँ,
तो आज अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तो काफ़ी सारे बुलिश कॉल्स हमें देखने को मिल रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोमेटो के साथ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपडेट आया है। सबसे पहले बात करते हैं जेपी मॉर्गन के नोट की। उन्होंने कहीं पे डार्क स्टोर्स पे ये जो नोट है वो लिखा है। उनका मानना ये है कि जोमेटो और स्विगी अगर दोनों की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री पॉइंट बन रही है दोनों स्टॉक्स के लिए। बट इसके चलते हुए भी अगर हम बात करें जोमेटो की तो स्पेसिफिकली उनका मानना ये है कि कहीं पे जो टॉप 10 सिटीज़ है उसके आगे एक्सपांशन जो है वो हर एक कंपनी कर रही है डार्क स्टोर्स में। और इसमें भी जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और ये जो कॉस्ट है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इसके चलते हुए यहाँ पे उनका एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ CLSA ने भी कहीं पे हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म लिस्ट में जोमेटो को डाला है। उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 400 रुपये किया है क्योंकि उनका भी मानना यह है कि एक अच्छे एंट्री पॉइंट पे है अभी फिलहाल के लिए जोमेटो। और इसी के साथ साथ थर्ड क्वार्टर में भी एक अच्छा रिजल्ट जो है हमें क्विक कॉमर्स सेगमेंट से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज की, जैसे मैक्वेरी ने यहाँ पे NTPC और पावर ग्रिड पे कहीं पे आउट परफॉर्म रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। और उनका मानना यह है कि कहीं पे पावर डिमांड जो है वो समर्स में जैसे कि अभी आएंगे तो इसमें काफ़ी स्ट्रांग रहती है और इसके चलते हुए एक ट्रेंड जो है वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा डिस्कॉम्स में एक प्राइवेटाइजेशन भी देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए इन दोनों स्टॉक्स पे उनकी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा MGL पे भी आज हमारा फोकस बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो दिया है 1606 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे जो स्टॉक प्राइस है वो अगले 30 दिनों में काफ़ी अच्छे से रिटर्न्स जो है वो जनरेट कर सकती है क्योंकि अगर हम बात करें एक माइल्स जो है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं मुंबई में और इस पे एक अच्छा प्ले जो है MGL कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे रिजल्ट आए थे, सबसे पहले बात करते हैं LTTS की। एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिला था और इसी के ऊपर ब्रोकरेज की तरफ से भी कुछ ज़्यादा अपडेट जो है स्टॉक प्राइस में या फिर टारगेट में वो किया नहीं है। मैक्वेरी ने कहीं पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4310 रुपीज़ का दिया है, जबकि नुवामा ने भी होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4852 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि हालांकि कमेंट्री जो थी कंपनीज की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट इसके आगे कहीं पे मैक्वेरी का मानना यह है कि जो ऑटोमेटिव सेगमेंट में चैलेंजेस है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। और इसी के साथ साथ नुवामा ने भी ऐसे कहा है कि कहीं पे जो मैनेजमेंट गाइडेंस है वो घटते हुए उनको देखा था और इसकी वजह से उनका जो टारगेट प्राइस है उसमें थोड़ा या फिर जो एस्टिमेट्स है उसमें उन्होंने थोड़े कट किए हैं। इसके अलावा HDFC लाइफ की भी बात करते हैं, यहाँ पे भी एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स जो है वो देखने को मिला था। और उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तो जैसे मैक्वेरी का टारगेट है 570 रुपीज़ का। इसी के साथ साथ नुवामा ने कहीं पे टारगेट प्राइस बढ़ा के 850 रुपीज़ का किया है। हालांकि अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो AP ग्रोथ में कहीं पे एक गिरावट देखने को मिली थी या फिर वीक नंबर देखने को मिले थे, बट VNB मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। इसके ऊपर नुवामा का मानना यह है कि आगे जाके भी ये जो मोमेंटम है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। कहीं पे VNB ग्रोथ जो है 17% का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। इसके चलते हुए कहीं पे Q4 में अच्छे नंबर्स हमें HDFC लाइफ की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि VNB मार्जिन्स में जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो इसी के चलते हुए आज ब्रोकरेज की माने तो इन सब कंपनीज़ पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आगे जाके भी इन सब कंपनीज़ में कैसे मूवमेंट होगा वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो नतीजे आ रहे हैं उस पर फोकस बना हुआ है और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी उन पर आ रही है। HDFC लाइफ पर आई है, L&T टेक्नोलॉजीज पर रिपोर्ट आई है और अब दो नतीजे और आज आ जाएंगे जो अपने अपने सेक्टर के कह सकते हैं कि लीडर कंपनीज में से हैं। रिलायंस तो अपना लीडर है ही, इसके अलावा कंपनीज को लेकर जिनको लेकर रिपोर्ट्स भी आई है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है और उन्होंने स्विगी जोमेटो में खरीदारी के लिए मौजूदा स्तर को आकर्षक बताया है। और CLSA ने जोमेटो को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म लिस्ट में शामिल किया है और लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है 400 रुपए का। मयूरेश जी, जोमेटो लगातार करीब करीब 7 दिन ये गिरा शेयर, 2 दिन से अच्छी तेजी है, कल भी बढ़िया क्लोजिंग देके गया है। जोमेटो आपको भी लगता है कि एक बढ़िया आकर्षक मौका साबित हो सकता है जो थोड़ा सा लंबी अवधि का सोचते हैं? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, एक सारे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स में जो 2-3 चीजें हम उभर के आते हुए देख रहे हैं। एक तो आई थिंक ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू है जोमेटो के। अगर आप क्विक कॉमर्स में देखें तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 660 रुपए के आसपास हो चुकी है। लगभग 90 से 95 लाख कस्टमर्स ट्रांजैक्ट करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। डार्क स्टोर्स ये 1000 स्टोर्स तक लेके जाने की इच्छा रखते हैं अलॉन्ग विद स्विगी व्हिच इज लुकिंग एट अ सिमिलर नंबर। कैश ऑन बैलेंस शीट लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है विद द रेज दैट हैव प्रोबब्ली डन। और इसके वजह से आई थिंक जो कंपटीशन इंटेंसिटी है ये स्पेस में जो 3 लार्ज प्लेयर्स के बीच में बटी हुई है, जोमेटो, स्विगी और जेप्टो टू अ लार्ज एक्सटेंट। जेप्टो इज स्टिल नीडिंग अ लॉट ऑफ कैश। स्विगी में एक्सपेक्टेशन यही है कि जो अर्निंग्स अराउंड होगा ये अगले कुछ तिमाहियों में होगा। और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं जो नए प्लेयर्स आएंगे, अमेजोन जैसे, रिलायंस रिटेल जैसे,
आई थिंक लिमिटेड एरिया में अपने ऑपरेशंस करेंगे। सो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो एक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। इन्होंने बीच में प्लेटफॉर्म फीस भी बढ़ाए थे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारे पहलू शायद अर्निंग्स को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आई थिंक हाइपर प्योर जो इनका बिजनेस है, इसमें अगर स्टेबिलिटी और अर्निंग्स लॉस और भी रिड्यूस होते हैं अगले कुछ तिमाहियों तक, अर्निंग्स को सहारा मिल सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ टेलमेंट्स है ये सारे क्विक कॉमर्स प्लेस की। कुणाल जी, रेलवे को लेकर देखिए अच्छी खबरें आ रही हैं और हो सकता है कि बजट में कुछ बड़े ऐलान भी हो और इस उम्मीद में बाइंग भी आती है शेयर में। आईआरएफसी ने एनटीपीसी को 700 करोड़ की फाइनेंसिंग का एक डिसीजन लिया है। आरवीएनएल की बात करें तो बीएसएनएल से एलओए यानी कि लेटर ऑफ अग्रीमेंट मिला है 3600 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट के लिए। रेलवे स्टॉक्स में आपको क्या बेहतर लग रहा है? अगर 2-3 शेयर अगर चुनने हो इस पूरे बास्केट में से, कहां नजर होनी चाहिए बजट के लिहाज से? वेल, बजट के लिहाज से अगर बात करूँ ओवरऑल, तो 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सारे के सारे स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे इरकॉन का है, 190 के अराउंड का क्लोजिंग है। एक बुलिश में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बनाई है और जो प्रीवियस बॉटम था उसका भी सपोर्ट लिया हुआ है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 190 के अराउंड एसएल हम यहाँ पे जो मेंटेन करके चलेंगे 180 का होगा। एंड टारगेट की बात कर ले तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है उस लिहाज से सबसे पहला टारगेट 198 का हमें देखने को मिल सकता है। 190 जैसे ही ब्रेक करेगा ये ऊपरी लेवल पे आपको 210 तक के लेवल भी दिखा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो आईआरएफसी है। आईआरएफसी में भी सेम फॉर्मेशन अभी फिलहाल देखने को मिला है। प्रीवियस जो बॉटम था उसका सपोर्ट ले लिया है एंड स्टॉक फिलहाल 137.55 के अराउंड है। यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो एसएल है एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, 127 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 137.55 के अराउंड का स्टॉक का क्लोज है। 146 का पहला टारगेट है और जैसे ही वो ब्रेक होगा 159 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट में जो स्टॉक में अच्छी खासी रिदम हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, रियल सेम फॉर्मेशन है, सेम लेवल से बाउंस बैक हुआ है। एक रेप्लिकेट मोमेंटम यहाँ पे भी देख सकते हैं, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे 353 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई एसएल मैच नहीं हो रहा है, लेकिन टारगेट भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 395 का है और 395 जैसे ही क्रॉस करेगा ये वन वे ऊपरी लेवल पे 425 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स हैं जो आप रेलवे स्टॉक्स में नज़र में रख सकते हैं। रेलटेल, इरकॉन और आईआरएफसी, इस पर आप नज़र रखिए। किरण जी, ये जो शुगर शेयरों को लेकर जो पॉजिटिव खबर आने की उम्मीद है आज कैबिनेट से कि इथेनॉल के दाम बढ़ सकते हैं, 1.5 से 2 रुपए प्रति लीटर, इंसेंटिव को रेगुलराइज किया जाता है। प्रकाश अभी खबर बता रहे थे और एक नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट मंत्री, उनका बयान भी आया था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2 महीने में पूरा होगा। हो सकता है कि फिर सरकार इसको आगे रिवाइज भी कर दे। शुगर में अगर किसी को कुछ बाइंग करनी हो तो आपके हिसाब से कौन से शेयर होंगे? शुगर के अंदर अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ ये जो न्यूज है उसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि काफी कुछ जो शुगर स्टॉक है, जैसे अवध शुगर हमने देख लिया, बलरामपुर चीनी देख लिया, उसमें एक अच्छा खासा हमने रिबाउंस देखा था। तो बलरामपुर चीनी के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो एज ऑफ नाउ। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न उनका हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 दिन पहले बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, नो डाउट 200 दिन की मूविंग एवरेज का क्लस्टर रेजिस्टेंस है। उसके हिसाब से हमें देखना रहेगा कि 500 का लेवल किस तरह से क्रॉस होता है। जैसे ही 500 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद यहाँ पे एक शार्प रिकवरी या तो शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप 550-540 तक के लेवल देख सकते हो। तो कंडीशनल बाय रहेगा बलरामपुर चीनी, 500 के ऊपर हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो अगर 500 के ऊपर टिकता है तो 480 का रखना चाहिए और 500 के ऊपर डेफिनेटली हम 550 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अवध शुगर के ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। अवध शुगर में भी जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, अभी तो आप देखोगे तो स्टॉक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो यहाँ पे भी एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन कंडीशनल बाय रहेगा हमारा। यहाँ पे भी 450 के ऊपर अगर अवध शुगर निकलता है तो फिर हमें डेफिनेटली यहाँ पे भी बाई करना चाहिए। तो अवध शुगर एंड बलरामपुर चीनी हमारी तरफ से बाई कॉल है। अवध शुगर और बलरामपुर चीनी, इनके चार्ट अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों शेयरों पर आप नजर बना के रखिए। बाजार की गिरावट और रुपए की कमजोरी के बीच में इटिनो स्वदेश लगातार ये मांग भी कर रहा था
और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा था कि क्या सरकार कोई एक्शन लेगी, कोई बयान देगी। एक एक्शन आता हुआ दिखा है अहम रेगुलेटर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की तरफ से कि आरबीआई आज से रोज वीआरआर ऑक्शन यानी कि वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन करेगी। इसका मतलब क्या है, इससे लिक्विडिटी को लेकर कितना फर्क आएगा, जरा ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, पहले ये बताइए कि ये वेरिएबल रेट रेपो होता क्या है और आरबीआई क्या कुछ करने जा रही है लिक्विडिटीज को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। जो रिजर्व बैंक है उसने अब ये जो नया टूल अपनाया है वीआरआर का डेली ऑक्शन करने के लिए। और आपको याद दिला दें कि वीआरआर कोई नया टूल नहीं है। इससे पहले भी कोविड के टाइम पे जब शक्तिकांता दास जी गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, उन्होंने वीआरआर शुरू किया था। इसका नाम ही है वेरिएबल रेट रेपो, यानी कि आमतौर पे बैंक जो बोरो करते हैं वो करते हैं रेपो रेट पे, जो कि 6.5% है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो जो सिस्टम लेवल की लिक्विडिटी थी वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की थी। और ये मैं 1 जनवरी से अभी तक की बात कर रहा हूं। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं तो 13 जनवरी को जो सिस्टम लिक्विडिटी थी वो 2.5 लाख करोड़ के डेफिसिट पे थी। और जो लास्ट डेटा हमारे पास है वो 14 जनवरी का है, वो 2,09 करोड़ रुपए का सिस्टम लेवल डेफिसिट था। तो जाहिर सी बात है, काफी दिनों से जो बैंकों की ट्रेजरी मैनेज करते हैं उनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मुलाकात हुई थी और बहुत सारे ऑप्शन सुझाए गए थे। तो अभी के लिए रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि आप डेली बेसिस पे वीआरआर ऑक्शन करिए और पहला अमाउंट डिसाइड कर दिया है, यानी कि आज का, जो कि 50,000 करोड़ रुपए का होगा। और उसके बाद हर दिन मंडे टू फ्राइडे जो वर्किंग डेज हैं वहां पर आधे घंटे की जो विंडो है वहां पे ये बिडिंग होगी और उसमें जो भी रेट निकलेगा उस पर बैंकों को ये जो लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड की जा सकेगी। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जो कॉल रेट्स हैं, कॉल रेट्स का मतलब है कि जो इंटरबैंक रेट्स हैं उनकी जो रेट थे वो काफी बढ़ गए थे। 6.5% तो आपका रेपो रेट है, लेकिन जो रेट है ये 7% के ऊपर जा रहा था। ये तभी होता है जब लिक्विडिटी कम होती है, यानी उनको फंड्स कहीं से नहीं मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी डिमांड बढ़ेंगी तो रेट बढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा फ्लैटन करने के लिए, रेपो रेट के आसपास लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। और अभी के लिए तो ये सिस्टम लिक्विडिटी कितना सही करेगा वो देखने वाली बात होगी। लॉन्ग टर्म डिमांड्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। की पूरी जानकारी है जो कि ये फैसले लिए गए हैं आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए। आगे बढ़े, अब मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, रचित खंडेलवाल। उनसे जरा उनके ट्रेड पता कर लेते हैं। रचित जी, गुड मॉर्निंग। बताइए सर आपके सौदे आज की। सर गुड मॉर्निंग। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम जल्दी देता हूं। आरवीएनएल हम यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। रेलवे में कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं और कल इसने एक हल्का सा ट्रेंड रिवर्सल भी दिखाया है, तो करंट लेवल्स पे आप इसमें परचेज कर सकते हैं। बट आई थिंक ये प्री ओपनिंग में टारगेट के पास ही खुल रहा है, तो पहला टारगेट तो अचीव हो रहा है। अब आप इसमें सेकंड टारगेट ले सकते हैं, मतलब 385 वाज माय फर्स्ट टारगेट जहां पे खुल रहा है। तो अब हम इसमें 396 के टारगेट्स के लिए परचेज कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो मेरा 365 था उसको हम रिवाइज करते हैं 372। तो 372 का स्टॉप लॉस और 396 का टारगेट होगा। दूसरा कॉल हमारा होगा इंडस टावर। इंडस टावर में आप देखें स्टॉप लॉस 344 का होगा आज के लिए और टारगेट होगा 364 का। ठीक है, इंडस टावर तो खैर आपका बेहतर ट्रेड है, काफ़ी दिनों से चल भी रहा है। आज एक और मौका मिलेगा कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनने का। कल भी हमने देखा काफ़ी बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बनी है। शेयर्स में लॉन्ग बढ़ना, इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग होना, दोनों बेसिक रिक्वायरमेंट है इस समय के मार्केट की। शेयर्स का लॉन्ग होना और इंडेक्स में शॉर्ट्स का कवर होना बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों हो जाए पूरी तो बाजार कम से कम अच्छे ट्रैक पे वापस से लौट के आ सकता है। मयूरेश जोशी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कुणाल परार है, किरण जानी है, रचित जी भी है। इन चारों मेहमानों का हम बेनिफिट ले रहे हैं। इंडिकेटिव टिक्स आ रहे हैं, सभी शेयर्स हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मयूरेश भाई, ये बात सच है कि पुराने ही सौदों को मैनेज अभी करना होगा, क्योंकि किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी कोई ना कोई ट्रेड तो किसी ना किसी ने ले ही रखा होगा जो मार्केट के अंदर होगा। फिर भी अगर 2-4 थीम आप हमको बता पाएँ कि जहाँ पे ये हिस्सा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मिस मत करो इस तरह की मार्केट की गिरावट को,
तो वो ज़रा गाइड कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी रेयर भी है और दुखदाई भी है। दुखदाई इसलिए कि नीचे आ गया, रेयर इसलिए है कि वापस अगर ऊपर चला गया तो फिर मौका चूक गया तो फिर चूक जाएंगे। तो ज़रा बताइए सर, कौन सी थीम थोड़ी ज़्यादा ठीक लग रही है आपको? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मॉर्निंग टू यू डिम्पी जी। दो तीन एरियाज आई थिंक जिसे हम वापस आई थिंक हमारे वॉच लिस्ट पे रख रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स ऑब्वियसली एक डाउनटर्न फेज से गुजर रहे हैं, जो हम बाकी एशियन मार्केट्स भी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट यू सीइंग विद बॉन्ड यील्ड्स। वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत है, हालांकि कल का डेटा ठीक ठाक था, उसकी वजह से एक स्पाइक आपको जरूर देखने मिलेगा बाजारों में। तो जो दो तीन एरियाज हम देख रहे हैं मार्केट्स में, एक टिपिकली जो डिफेंसिव एरिया होगा, चुनिंदा फार्मा और हॉस्पिटल नाम, ये हमारे वॉच लिस्ट पे आ रहे हैं। हमें लगता है आई थिंक जो अर्निंग स्ट्रेंथ है इनकी, जो हम ईपीएस रेटिंग से मापते हैं, ये काफी ठीक ठाक लग रहे हैं ये स्पेस के लिए। एक जो कंसिस्टेंसी रह सकती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, और आगे जाते वक्त भी जो ये पूरी स्पेस में एक डायनामिक्स रह सकते हैं, स्पेसिफिकली नीश एरियाज जो थेरापेटिक एरियाज हम बोलते हैं, इधर फार्मा कंपनीज के लिए थ्रू एक्सक्लूसिव एफटीएफ लॉन्चेस, या हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए जो एक्सक्लूसिव एरियाज नीश एरियाज में काम करते हैं, जो अंडर पेनिट्रेशन है बेड्स को लेके, डॉक्टर्स को लेके, आई थिंक एक इंटरेस्टिंग स्पेस हो सकती है। दूसरा आई थिंक जो रूरल थीम है, आई थिंक रूरल थीम मेरे हिसाब से शुड कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो इसमें आप ट्रैक्टर नेम जोड़ सकते हो, इसमें आप एग्रोकेमिकल नेम जोड़ सकते हो, सीड्स जोड़ सकते हो। वजह दो तीन है। एक आई थिंक जो अच्छी मानसून हमने देखी है पिछले वर्ष, जो राबी की सीजन की हार्वेस्ट रही है अब तक, ये आई थिंक ठीक ठाक रहनी चाहिए टू प्रॉब्ली इंश्योर कि जो रूरल डिस्क्रिशनरी इनकम्स है इसमें बढ़ावा दिखेगा। दूसरा आई थिंक जो एमएसपी इंक्रीजेस आ सकती हैं सर्टन कैश क्रॉप्स को लेके, यहाँ पे आई थिंक एक ठीक ठाक रुझान रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और तीसरा आई थिंक जो बजटरी एलोकेशंस हो सकते हैं, सब्सिडीज को तो मैं नहीं कहूंगा, बट आई थिंक बजटरी एलोकेशंस फॉर डबलिंग ऑफ रूरल इनकम्स, ये रियल अर्थ में हो सकता है। मैं वीकेंड पे ये भी खबर पढ़ रहा था डिम्पी जी की जो ला नीला कंडीशन है, विच मीन्स अगले वर्ष के लिए जो मॉनसून उभर के आ रहा है वो बहुत फेवरेबल है, विच प्रोबेबली लीड्स अस टू बिलीव कि जो रूरल इकोनॉमी है जो इम्प्रूव हो रही है एवरी पासिंग क्वार्टर, या अगले कुछ तिमाहियों तक बरकरार रह सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कल यूएस बैंक्स ने भी जबरदस्त नतीजे पोस्ट किए, मुझे लगता है आई थिंक बैंकिंग ऑल्सो इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। तो चुनिंदा बैंक, चुनिंदा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ठीक ठाक कर रही है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे हमें लगता है अर्निंग्स ठीक ठाक रहेंगी, वैल्यूएशन सपोर्टिव है, जो ईपीएस आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, जो हम कैंसलिंग में साले पहलू देखते हैं, ये सपोर्टिव रहेंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक ये तीन चार थीम्स बाजार में अच्छी करनी चाहिए अर्निंग्स के लिए। ये आपने काफ़ी अच्छे से इसको बताया भी, इसके पीछे की रीजनिंग भी दी है। मैं अपनी डिजिटल टीम से बोलूँगा कि एक पूरा क्वेश्चन और इसके साथ का आंसर डाल दो सिस्टम में, आप डिजिटल में डाल दो सोशल मीडिया के। ये मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि इसके अंदर चार इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में नोटिस करवाया गया। पहला हॉस्पिटल्स वाले शेयर्स, दूसरा बैंकिंग, तीसरा हाउसिंग फाइनेंस, और चौथा जो मेजर पिक्चर दिखाई जा रही है वो है रूरल इकॉनमी को लेके या फिर रूरल डिस्क्रिशनरी इनकम को लेके। मेरा खुद भी निजी मानना है कि अगर सरकार के पास भी चॉइस आई कि भाई अर्बन स्लो डाउन को पहले टैकल करें कि रूरल स्लो डाउन को पहले टैकल करें, तो मेरे को लगता है कि रूरल स्लो डाउन को लेकर उनका पहला चॉइस होगा। बड़ी आबादी है, अर्बन एरिया वाले मैनेज कर लेंगे, रूरल में मैनेज नहीं होगा, डाउन द लाइन है वो सिस्टम पूरा डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए रूरल को अच्छे से मैनेज करना सरकार की मजबूरी भी हो सकती है। तो ये एक पॉइंट है जो मेरे को भी लगता है कि कहीं ना कहीं आएगा। रूरल का मतलब यहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं होता, रूरल का मतलब पूरा यूनिवर्स है रूरल का, जिस पे आप ध्यान रखें, जैसे आपको खुद महेश जी बता रहे हैं। खैर एनी हाउ, एक दो शेयर्स ज़रा और चेक करवा लेते हैं। बैंक्स में ही मैं आता हूँ। आज अगर कुणाल परार मेरे को एक बैंक ख़रीदना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस बैंक को ख़रीदूँ मैं आज शुरुआत करूँगा कुछ पोजीशंस को बाय करने की, टिल बजट तक रखूँगा। कौन सा एक बैंक खरीदूँ? वेल डिम्पी जी, अगर बैंक की बात करें तो मैं एक ही बैंक पे फोकस करूंगा। बैंक का नाम है कोटक बैंक। 1790 के अराउंड का क्लोजिंग था एंड आप देखिए कई दिनों से अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। नीचे 1730 के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। पहले भी 1730 का सपोर्ट लेकर स्टॉक में अच्छी खासी रैली दिखाई है ऊपरी लेवल पे। तो मुझे लग रहा है कि आपको कोटक बैंक ऐड करना चाहिए प्रेजेंट लेवल से। ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करें
तो 1860 का पहला टारगेट है और वो जैसे ब्रेक होता है 1900 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूंगा तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल पे हम जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 1750 का। तो बैंकिंग में आपको कोटक बैंक पे फोकस करना चाहिए, टेक्निकली अच्छा भी है प्लस अदर बैंक से फिलहाल एक सेफेस्ट पोजिशन पे भी है। ठीक है, देखिए हम जितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं उतनी हम कर भी रहे हैं। आपको एक बैंक अगर आप मन में आज देखो, प्रॉब्लम पता है क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की होती है। जब आपके पास एकदम से आपको गैप मिलने लगे तो फिर आपको ये समझ में आता है किसको छोड़ूं किसको खरीदूं। तो मैं अब थोड़ा सा आसान कर देता हूं। मैंने कुणाल परार से सिर्फ एक ही बैंक पूछा तो उन्होंने कहा कोटक खरीद लो। मेरे को भी जमता है कोटक बैंक, वैल्यूएशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से भी। बहुत सारी चीज़ें कुणाल जी ने ऑलरेडी आपको टेक्निकल रीजन से बताए हैं और मेरे को लगता है फंडामेंटल वाला कोई भी मना भी नहीं करेगा कोटक को लेने से। तो कोटक बैंक का चुनाव करके रखो, खुलते सौदा प्लस करना, कोटक में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा कि ज़्यादा बड़ा गैप ना मिले तो और अच्छा है आपको, तो कोटक के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को और जोड़ लेता हूं ताकि 9 और इम्पॉर्टेंट शेयर जिसको हम नवरत्न शेयर्स कहते हैं वो आपके सामने एक बार लेके आ पाएँ। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद गुड मॉर्निंग, आपकी तबीयत ठीक थे? कल आप छुट्टी में थे, कुछ वजह सर? जी बिल्कुल, थोड़ी वेदर चेंज हुई थी तो बॉडी थोड़ा डाउन हो गया था। तो अब जो है बॉडी अप हो चुका है और अर्निंग सीजन भी आ चुका है और आज 3 बड़े निफ्टी अर्निंग्स भी है निफ्टी और याद रखिएगा डिम्पी, रिलायंस भी है आज, तो शाम को जो रुकना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले 9 के नवरत्न में आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्शन जो है दिखने वाला है आज। HDFC लाइफ की बात करें तो यहाँ पे लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखे गए हैं। एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करें तो वीक सेट थे, लेकिन VNB मार्जिन जो होता है, जो वैल्यू और न्यू बिजनेस, वो यहाँ पे अच्छा है। तो लार्जली हम कहेंगे कि यहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं, लेकिन कमेंट्री में स्ट्रेंथ देखने मिली है। पंजाब सिंध बैंक हमारा अगला स्टॉक रहेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम 27% भगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पैट में भी बड़ी उछाल, एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट दिखा। प्राज इंडस्ट्रीज, शुगर स्टॉक्स, इन सारे पे नज़र रखिएगा। नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि अगले 2 महीने में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा हमारी जो है एक्सक्लूसिव खबर ET नाउ स्वदेश की है कि यूनियन कैबिनेट जो इथेनॉल प्राइस हाइक भी लेंगे। तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं शुगर स्टॉक्स के लिए, तो उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। RVNL हमारा अगला स्टॉक है। 3600 करोड़ रुपए का जो है BSNL से इनको ऑर्डर आया है, स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। वही गेल के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, इनको $285 मिलियन का सेटलमेंट मिलने वाला है और आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग्स होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अदानी ग्रुप के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। अदानी एंटरप्राइज खास करके हिंडनबर्ग रिसर्च जो है अपना दुकान बंद कर चुका है। अब ये जो शॉर्ट सेलर थे रिसर्च वाले, अब इनकी जो है दुकान बंद हो गई है और इन्होंने जो अपने वेबसाइट में भी कहा है कि आगे जाते हुए ये कोई कंपनीज़ को जो है कवर नहीं करेंगे और पूरी टीम डिसबैंड हो जाएगी। रेलवे स्टॉक्स जो है हमारा अगला स्टॉक रहने वाला है। यहाँ पे ET की रिपोर्ट आ रही कि रेलवे बजट जो है लगभग 20% हाइक आ सकता है रेलवे के कैपेक्स में वित्त साल 2026 के लिए। तो ये एक बड़ा न्यूज़ फ्लो है, तो रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स पे भी आज आप नज़र रखिएगा। और हमारा जो 8वां स्टॉक है LTTS, नतीजे के दम पे जो है फोकस में रहेगा। लार्जली LTTS के अगर आंकड़ों की बात करें तो नतीजे जो है अनुमान से थोड़े बेहतर आए हैं और आय में भी 3% का ग्रोथ आया है, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। लेकिन हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज नज़र में है। जोमैटो, CLSC की रिपोर्ट आई है, उनको जो है हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म लिस्ट में डाल दिया है और जो लक्ष्य है उसको भी बढ़ा दिया 370 से 400 रुपये तक। और उन्होंने कहा है कि जो रीसेंट स्टॉक करेक्शन हुई है वो अच्छी एंट्री पॉइंट बनती है, खास करके उनके क्विक कॉमर्स बिजनेस की इंप्रूवमेंट को देख के। और आगे जाते हुए 51% रेवेन्यू CAGR का एक्सपेक्टेशन अगले 3 साल में रहेगा। हालांकि क्विक कॉमर्स की मार्जिन सॉफ्ट रहेगी। तो ब्रोकिंग अपग्रेड्स जो है आपको CLSA और मैक्वारी दोनों से ही देखने मिल रही है जोमैटो के लिए। शरद, बहुत शुक्रिया ये 9 के नवरत्न की लिस्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ये वही नवरत्न शेयर हैं जो बाजार खुलने से ठीक पहले हम आपके सामने रखते हैं और बाजार खुलने के साथ साथ इन स्टॉक में जिस तरह के इंडिकेशंस या मोमेंटम के साइंस हम आपको बताकर जाते हैं वैसा कुछ नजर भी आता है। प्री ओपन टिक्स आप इस वक्त देख रहे हैं और इन स्टॉक्स में भी प्री ओपन लेवल्स आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन बाजार की बढ़त के साथ खुलने की शुरुआत है। बाजार खुलने के साथ साथ HDFC लाइफ, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज दोनों रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। नतीजे बेहतर रहे। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमजोर
नतीजे और कमजोर नतीजों के बाद डाउनसाइड विजिबल हो सकती है। रचित, गुड मॉर्निंग टू यू। कल जो नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद HDFC लाइफ के पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और साथ ही L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के भी पॉजिटिव नंबर्स और Oracle फाइनेंशियल के वीक नंबर्स पर रिएक्ट करते हुए तीनों स्टॉक्स में से IT और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस पैक्स पर आपकी राय क्या होगी? नतीजों से पहले मोमेंटम दिख सकता है? देखिए, जैसा कि आपने बता ही दिया, ऑरेकल और स्क्रीन पे दिखा भी रहा है कि एक नेगेटिव ओपनिंग दिख रही है। और ऑरेकल में मैं अभी थोड़ा सा आपको ये बोलूंगा कि ये मत सोचिए कि अराउंड 4.78% के करेक्शन के साथ अगर खुल रहा है तो यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक एक बार ये सेटल हो जाए और उसके बाद अगर इसको कहीं सपोर्ट मिलता है अराउंड 9,600 के आसपास, तो ही हम इसमें कोई पोजीशन बनाएं। अगर वो सपोर्ट भी नहीं आपको मैनेज होता हुआ दिख रहा है, फॉर द टाइम भी इसको छोड़े, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिले और उसके बाद हल्का सा बाउंस करे तो ही इसमें कोई पोजीशन बनाने की सोचे। अदरवाइज फॉर द टाइम बी डू नॉट कैच दिस फॉलिंग नाइफ। चलिए, एक राय मिलती हुई जोमैटो हमारे बिग बोल्ड ब्रोकरेज का हिस्सा है। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। कल भी अच्छी मजबूती के साइंस नजर आए और इस वक्त भी शुरुआत पॉजिटिव होने के पूरे आसार है। CLSA की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग और टारगेट्स भी बढ़ाए हैं इन्होंने। आपकी राय क्या होगी? मॉर्निंग मानसी, नहीं पॉसिबिलिटी है और मैं सुबह भी यही डिस्कस कर रहा था कि आई थिंक विद इन क्विक कॉमर्स प्लेयर जोमेटो ने एस्टेब्लिश कर लिया है कि उनके जो बिजनेस मॉडल में जो लॉसेस थे कुछ तिमाहियों पहले तक, they have reduced that significantly. In fact, profitability पे आ गए हैं और जो हाइपर कोर का बिजनेस है वहां पे भी सुधार देखने मिलेगा। ऑब्वियसली कंपटीशन जैसे उभर के आ रही है, their largest competitor is स्विगी, क्योंकि दोनों जोमेटो और स्विगी कैश पे बैठे हुए हैं, डार्क स्टोर्स बढ़ा रहे हैं, 1000 स्टोर्स तक पहुंच जाएंगे। उनका जो तीसरा लिस्टेड कॉम्पिटिटर है जेप्टो, दे आर बर्निंग कैश टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जो नए प्लेयर्स अमेजोन हो, रिलायंस रिटेल हो, आई थिंक दे विल गो रीजन वाइज, क्योंकि ये बिजनेस में आई थिंक टू कम एट अ लार्ज स्केल अपफ्रंट विल मीन आपके जो कैश बर्न होगी काफी सिग्निफिकेंट होती है, जो ये कंपनी झेल चुकी है। ऑब्वियसली आई थिंक जो इंटरनल डायनामिक्स है इन टर्म्स ऑफ स्पेंड पर पर्सन, ऑलमोस्ट 660 रुपीज पर ऑर्डर, 90 से 95 लाख इन टर्म्स ऑफ लिंकेड दैट क्विक कॉमर्स बिजनेस, और फूड डिलीवरी में भी जो नए इनोवेशन ये ला रहे हैं, अलॉन्ग विथ एक्सपेक्टेशंस की नए नए प्रोडक्ट्स की डिलीवरी आते ही जाएगी, इनोवेशंस बढ़ते जाएंगे। तो इसको लेके मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स की पेडिग्री शायद मेंटेन हो जाए, मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। पॉइंट टेकन। जोमेटो भी थोड़ी देर पहले टेक्निकल कॉल भी थी, कुणाल परार ने आज जो आपको एक शेयर दिया वो जोमेटो ही दिया था टेक्निकल कॉल्स में भी। खैर 164 पॉइंट निफ्टी के साथ हम गैप कर रहे हैं, बट बैंक निफ्टी जो हमारी कैलकुलेशन थी कि करीब 350 से 400 पॉइंट ही मिलेंगे, उतने ही मिल रहे हैं। 331 पॉइंट के गैप के साथ बैंक निफ्टी खुल रहा है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस। ये अच्छा है क्योंकि 49,000 के ऊपर आपको ओपन कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑप्शंस चेन्स के अकॉर्डिंग कि 49,000 के नीचे की जितने भी कॉल्स हैं उनमें जो भी शॉर्टिंग हुई है वो थोड़ी कवरिंग होके आ गई तो आज आप जीत जाओगे, है ना। जीत जाओगे कहने का मतलब कि 49,000 को बस अब करो और मरो के लेवल के हिसाब से बचा लो। प्रीमियम अच्छा है, ऑलरेडी फ्यूचर्स भी आ जाएंगे 49,000 के ऊपर, तो एक गुड साइन है। 164 पॉइंट के साथ हम 23,378 का पहला टिक देख पा रहे हैं, ये साइन अच्छा है। अब 112 पॉइंट 374 पॉइंट ऊपर है। इंडिया विक शुरुआत में तो बहुत जोर से टूटा, बट देखना 10 मिनट के बाद अभी क्लटर है इसके अंदर, ठीक है। 400 पॉइंट ऊपर आ चुका है बैंक निफ्टी, अभी 122 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। आई होप सो कि ज़्यादातर चीज़ें ठीक रहेंगी, देखते हैं क्या होता है आगे चलकर। अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। HDFC भी 15 रुपये ऊपर खुला है। रिलायंस को क्या हो रहा है, नंबर से पहले क्यों वीक हो रहा है अभी तक समझ में नहीं आ रहा, बट कुछ ना कुछ तो देख के करते ही रहना पड़ेगा। कुछ आप ट्रेड देखते रहें अपना रिलायंस के अंदर अगर आपकी पोजीशंस है तो। फिर भी पहले 5-6 बड़े शेयर फटाफट से दिखा दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देख लिया हमने, HDFC 9 रुपये ऊपर है। TCS और इन्फोसिस दिखाओ। एक और चीज़ मेरे को लग रहा है कि IT का रोल थोड़ा बढ़ेगा, IT को ऊपर आना चाहिए और सपोर्ट भी करेगा वो। वजह भी बताओ, देखो अब कल IT के अंदर अच्छी लॉन्ग पोजीशंस बनना शुरू हो गई थी, आज ओपनिंग उतनी बुरी नहीं है इन दोनों की भी। इन्फोसिस के भी नंबर्स हैं, ये भी आज शांत अवस्था में अभी तो 8 रुपये ऊपर है, लेकिन TCS इन्फोसिस दोनों ग्रीन है। HUL इस तरह के बड़े मूवमेंट के बावजूद भी लाल निशान में है, 0.5% नीचे, और L&T के पास करीब 12 रुपये की शुरुआती बढ़त है।
तो बड़े शेयरों में बहुत बड़ा एग्रेशन तो नहीं है, बट फिर भी आज 6 में से 5 शेयर हरे निशान में। 1800 वर्सेस 200 ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो बता रही है कि पार्टिसिपेशन चौतरफा है। लेवल्स को खो मत। आज बैंक निफ्टी ने 49,000 पाके दिल खुश कर दिया। अब 49,000 को कैसे ना कैसे करके बचाओ। ये शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर आना चाहिए। अभी 15 मिनट बाद मैं आपको वो फ्यूचर वाली पीरियड दिखाऊंगा और उसमें चेक करवाऊंगा कि कितना माइनस आया है, ठीक है ना। वो अभी मत चेक करना, 10-15 मिनट बाद उसको हम चेक करेंगे। इंडिया विक्स देखो बहुत ज़्यादा नहीं टूटा है, फ्लैट हो गया है, 15-20 के आसपास है। ये थोड़ा 15 के नीचे खिसक जाए, मज़ा आएगा आपको। फिर ये तेज़ी जो आज आप शुरुआत में देख पा रहे हैं ना, ये सस्टेनेबल तेज़ी आएगी। फियर इन द मार्केट कम होना चाहिए। जो भी फियर इन द मार्केट है ना, ये स्लाइटली ज़्यादा है, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो काम बन जाएगा। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। बाजार को आज हेल्प कौन कौन कर रहा है शुरुआत से ही, ठीक। तो पहले मैं जरा निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा। HDFC लाइफ, SBI लाइफ दोनों में बहुत ही शानदार मूव है आज। टेक महिंद्रा एक IT का रिप्रेजेंटेशन खड़ा है जो करीब 2% ऊपर है। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस 4 और 6% की बढ़त के साथ है। हिडलबर्ग वाली खबर का असर डेडिकेटेड टू अडानी होना चाहिए था, वो आपको आज टॉप 5 शेयर्स में से दोनों ही निफ्टी के पार्ट है, एंटरप्राइज एंड पोर्ट, एंड बोथ आर अबव द 3% मार्क। नाउ जो टूटे हुए शेयर कौन से हैं, उसमें डिफेंसिव पीछे हटे हुए हैं। ना केवल HUL लाल निशान में बल्कि ITC भी पीछे है, और होना भी चाहिए। मैं बोलूँगा होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब तक एग्रेसिव शेयर एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, डिफेंसिव शेयर एक तरह का धुआं है, वो छाया रहेगा मार्केट पे और उससे आप बहुत क्लियर विजन नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए डिफेंसिव का थोड़ा पीछे हट के एग्रेसिव शेयर्स का आगे आना बहुत ज़रूरी है। ये एग्रेसिव शेयर्स कौन से हैं? कुछ हद तक IT है, रियल एस्टेट है, ऑटो के स्टॉक्स हैं, ये सब एग्रेसिव स्टॉक्स हैं, और कुछ फ्रंटलाइन शेयर्स को भी जोड़ना होगा। आज कंजम्पशन का प्ले पूरा ही वीक है। टाइटन आपको वीक दिखेगा, नेस्ले आपको वीक दिखेगा, HUL दिखेगा, ITC दिखेगा, ट्रेंड भी वीक दिखेगा, टाटा की कंपनी है। तो इन सभी में टिपिकली थोड़ा थोड़ा प्रेशर आपको दिखेगा, बट रियल एस्टेट, IT, ऑटो, ठीक है, काफ़ी हद तक ऑटो, एंसिलरीज, ये कुछ एक शेयर्स का एग्रेशन में आना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं इसके अलावा और कौन कौन से शेयर हैं सिस्टम में जो आज बढ़िया चल रहे हैं। अडानी ग्रीन्स ये भी ऊपर है। इसके अलावा पेटीएम भी आज 5% ऊपर आया। देखिए बजट से पहले और बजट के आसपास पेटीएम पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब तो इसका एक और प्लेयर भी आ गया है ना, मोबीक्विक के नाम से, वो भी आप सिस्टम में रखिएगा ध्यान में। अगर डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कुछ और रेवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे तो बेनिफिशियरी बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। BSE आज साल का हाई लगाने वाला शेयर भी बन गया, ये भी आज आपको हरे निशान में हल्का सा दिखेगा। दूसरा RVNL, थोड़ी देर पहले हमारे एक मेहमान ने दिया था, रचित खंडेलवाल ने, उन्होंने भी कहा कि RVNL चलेगा, तो इस शेयर लिस्ट में है उनके 6% ऊपर। और इसके अलावा LTTS ये करीब 7% ऊपर है। कल ही इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन गई थी। कल के क्लोजिंग शो में अगर कोई आदमी चेक करना चाहे तो देख भी सकता है, LTTS के अंदर लॉन्ग पोजीशंस थी। मार्केट में जो शुरुआत में हुआ, यानी कि जो गैप हुआ, बाजार ने उस गैप को थोड़ा सस्टेन किया है, देख के खुशी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन ये बड़ी चुनौती है मार्केट के लिए, थोड़ा और खींचो, थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग लाओ और अप्रूव करो शॉर्ट्स वालों, क्योंकि आपको सिस्टम से धीरे धीरे करके बाहर आना होगा। 10-15 मिनट बाद मैं आपको निफ्टी की वो फ्यूचर वाली और बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी निफ्टी का हीट मैप आप चेक कीजिए। आज आपको सारे शेयर्स ऊपर दिखेंगे। इसमें IT और सरकारी कंपनीज का थोड़ा दबदबा आपको ज़्यादा दिखेगा। बैंकिंग काउंटर्स में भी सरकारी बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, ये तीनों अव्वल हैं। कोटक भी आज ऊपर है, हालांकि परसेंटेज में कम है। एक्यूमुलेट करने में बुराई नहीं है कोटक को इस समय। आज हमको ये बात अभी थोड़ी देर पहले कुणाल परार ने भी बताई। निफ्टी का IT इंडेक्स ये आपकी स्क्रीन पर है। SL टेक को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर स्क्रीन पर जो शेयर्स दिख रहे हैं वो हरे निशान में आपको दिखेंगे। FMCG में दिक्कत है, आप देखो HUL, ITC दोनों मार्केट का करीब 30% स्टेक रखते हैं FMCG में, दोनों ही लाल निशान में हैं। और जबकि आप 100 पॉइंट ऊपर हो आप। DLF, ब्रिगेड, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये रियल एस्टेट का खेमा है। ये वेटेज में तो इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बट एक सिंबॉलिक मीनिंग ज़रूर देता है कि अगर रियल एस्टेट चलता है ना, तो आप बहुत सारे सेगमेंट्स को ऑलरेडी चलता हुआ देखेंगे।
निफ्टी मेटल इंडेक्स 20 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप कोई बात कहे या ना कहे फिर देखेंगे, जब तक थोड़ा, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर रखता है इसलिए बोल रहा हूँ। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अच्छा है, कल मारुति ने बढ़िया मूवमेंट दिखाया, आज हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स जैसे शेयर्स बढ़िया चल रहे हैं, भारत फोर्ज भी ऊपर है। ये कुछ एक और मिड कैप स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, और ज़्यादातर शेयर देखो, बढ़ने वाला भी सबसे ऊपर आईटी का था, सबसे ज़्यादा गिरने वाला भी आईटी का दिखा। तो आईटी में छोटा मोटा मिड कैप में डिस्टर्बेंस है, बट वैसे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ दिख नहीं रही है। अब मेरे दोनों सहयोगी मार्केट के मेहमानों से जुड़ जाएंगे ताकि आपके सामने बढ़िया बढ़िया ट्रेड लेके आ सकें। तो बाजार ने अच्छी शुरुआत की है और निफ्टी बैंक जहां पर खुला वहां से और ज्यादा गर्म हो रहा है। अब 525 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, एडवांस डिक्लाइन रेशियो है बेहतर। एचडीएफसी लाइफ अब करीब करीब 10% ऊपर है नतीजों के बाद, और ब्रोकरेजेस की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं शेयर को लेकर बढ़िया तेजी हो रही है। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी लिस्ट में कौन से शेयर है, उनकी नजर कहां पर गई है। किरण जी, शुरुआत आपसे करेंगे ओपनिंग ट्रेड की, बताइए क्या खरीदना है अभी। तो कल हमने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताया था, तो कल हमने एसबीआई लाइफ और जीआईसी ये दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो एसबीआई लाइफ में तो अच्छी खासी मूव आ गई है, लेकिन जीआईसी अभी भी उसी लेवल के ऊपर अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से हमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जीआईसी जो अभी 425 के आसपास है वहां पे ध्यान देना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से आपको लॉन्ग करना चाहिए, 415 के नीचे का आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए, और 1 से 2 दिन में आप डेफिनेटली 460 480 तक के लेवल यहाँ पे देख सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हमारा ध्यान है और जीआईसी हमारा प्रेफर्ड पिक है। ठीक है, जीआईसी आरई लेकर आई, एसबीआई लाइफ नहीं, जीआईसी आरई। इसके लिए 460 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं किरण जी। 430 रुपए के आसपास के फिलहाल भाव है, 3% की तेजी आपको शेयर में फिलहाल दिखेगी। 460 का टारगेट, 415 रुपए का स्टॉप लॉस। रचित जी आप बताइए, गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स कौन से होंगे? सर गुड मॉर्निंग। हम कल की ही अपनी कॉल को अभी पकड़ के इसमें और बाइंग पोजीशन बनाना चाहेंगे। कल के शो में आप ध्यान करें तो 475 पे चंबल फर्टिलाइजर हमने सजेस्ट किया था, 490 का एक टारगेट दिया था, उसको ब्रेक करके अब ये और ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है विद इमीडिएट। आज ही का अगर आप बोलें तो 498 और 508 ये दो टारगेट बहुत इजीली अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो कल ही की ट्रेलिंग कॉल जो है उसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। ठीक है, 498 और 508 ये दो ट्रेड्स होंगे आपके लिए। एक चंबल हो गया और दूसरा हो गया किरण जी की तरफ से 508 रुपए का टारगेट चंबल के लिए, 494 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल हैं। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि अच्छा, आज और कल भी ये ट्रेंड हमने देखा। पेटीएम कल भी चल रहा था, आज भी अच्छी शुरुआत तगड़ी वाली हुई थी। पेटीएम के अलावा पीबी, फिनटेक, जोमैटो, ये जो न्यू एज जो कंपनीज है उसमें फिर से लोअर लेवल से बाइंग आ रही है और ब्रोकरेजेस की अच्छी कमेंट्री आई है। मयूरेश जी, आप कोई कंपनी सुझाना चाहेंगे इस स्पेस से? तो अभिषेक जी, आई थिंक एक अच्छी खासी मूव्स ऑलरेडी हमने देखे हैं। जोमैटो की हमने बात की कि मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। पीबी फिनटेक में आपने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है पिछले कई तिमाहियों में। जो एग्रीगेटर इनका प्लेटफॉर्म है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं और more dynamics being added, both in terms of product mix or expectations in terms of better numbers going ahead. I think एक स्टॉक ये सस्टेनेबली आई थिंक एक आउट परफॉर्मर रहा है। ये लगता है आई थिंक ये दो स्टॉक्स में मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। पेटीएम के लिए आई थिंक काफी कुछ पॉजिटिव शायद प्राइस में आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले प्राइवेट बैंकिंग की बात कर रहे थे और ये व्यू निकल के आया कि कोटक बैंक का शेयर ठीक लग रहा है। सरकारी बैंकों में एसबीआई में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है और आज लगातार तीसरा सत्र है जब ये शेयर ऊपर है। 770 रुपए के आसपास के भाव हैं और निफ्टी के टॉप गेनर्स में, टॉप 5 गेनर्स में इनफैक्ट एसबीआई का शेयर शामिल है। एसबीआई, किरण जी, कैसा लग रहा है आपको इस भाव पर?
तो एसबीआई की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमने करेक्शन देखा था उसी प्रकार से रिकवरी भी हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 770 780 का एक क्लस्टर सपोर्ट था अब तक। अब जब तक उस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो नीचे के भाव से जिन्होंने एंट्री ली है जहाँ पे 730 740 के भाव पे, उन लोगों को रुके रहना चाहिए। 760 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से 780 को क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही 780 क्रॉस करे उसके बाद आपको नई खरीदारी एसबीआई के अंदर करनी चाहिए, नहीं तो फिर वेट कीजिए कोई डिप का। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर ये एक राय। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ही इस वक्त अगर आप देखेंगे 12 के 12 शेयरों में मजबूती और अच्छी शुरुआत के साइंस पूरी तरह से देखने को मिल रहे हैं। और अच्छी शुरुआत के संकेत जो है सुबह सुबह ही मिले थे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। एशियाई बाजार स्ट्रांग थे और यूएस के मार्केट्स भी बीती रात मजबूती के साथ ही क्लोज हुए थे, बिकॉज सीपीआई के डेटा वहां आए और उसके साथ साथ बैंकिंग के नतीजे। अब भारतीय बाजार की ही तरह वहां पर भी रिजल्ट का सीजन है और बैंकिंग प्लेयर्स के साथ नतीजों की शुरुआत और वहां पर बैंकिंग के नंबर्स ठीक आए तो उसका एक इम्पैक्ट। ब्रेंट क्रूड $82 प्रति बैरल के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ एक कंसर्न। रुपया जो है 7 पैसे कमजोर खुला है आज। कमजोरी अब भी रुपए में लगातार जारी। 86 रुपए और 36 पैसे के मुकाबले 86 रुपए और 43 पैसे पर रुपए की ओपनिंग होती हुई। सो ये क्विक कमोडिटी जहां पर ब्रेंट क्रूड और साथ ही करेंसी का अपडेट आपके लिए। आज 3 इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं जिसके चलते रिलायंस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक बिल्कुल फोकस में रहेंगे। दिन की शुरुआत के साथ साथ ही अगर आप देखेंगे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के मजबूत नतीजों के बाद बाजार खुलने से पहले एक टेक हमने रचित से लिया था, लेकिन इसी का इफेक्ट एसबीआई लाइफ पर भी हम देख रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन। 9% की तेजी एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ में करीब 5% की बढ़ोतरी। रचित, एसबीआई लाइफ पर भी एक टेक आपका जानना चाहेंगे हम। जिस तरीके से अभी एचडीएफसी लाइफ मूव कर रहा है, इन सिंक मूवमेंट ही है एसबीआई लाइफ का भी। अभी हम इसका एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं कि किस तरीके से ये चार्ट में बिहेव कर रहा है। तो आप देखिए अराउंड एक इसमें रेजिस्टेंस आपको फील हो सकता है 1560 के आसपास। उसको ब्रीच अगर करता है तो आपको बहुत इजीली 1650 1645 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करें, अगर पोजीशन नहीं है तो 1560 को ब्रीच करें तो इसमें पोजीशन बनाएं। और सपोर्ट्स अगर आप देखें तो इसमें इमीडिएट सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं 1490 1480 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट 1560 के ऊपर ब्रीच करें तो पोजीशन बनाएं और अगर पोजीशन है तो होल्ड करें। राय इस वक्त एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इम्पैक्ट है रिजल्ट का और एसबीआई लाइफ भी इसी की तर्ज पर एचडीएफसी लाइफ के साथ साथ मजबूती का ट्रेंड दिखाते हुए। लेकिन इस बीच मयूरेश, ये एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स की बात करें और इनमें भी बीएसई लिमिटेड की अगर बात करें, वैसे तो कई सारे प्लेयर्स हैं लेकिन बीएसई लिमिटेड अब बिल्कुल ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक हो चुका है, क्योंकि लगातार हर दिन जहां कमज़ोर बाजार है वहां पर भी बीएसई लिमिटेड में अच्छा खासा एक्शन। 3% तक की तेजी। इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस को देखें जहां वॉलेटाइल मार्केट्स थे, महज 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 10% चल गया ये स्टॉक। न्यूवामा की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें 6730 तक के टारगेट्स भी ये मानकर चल रहे हैं और इनका ये कहना है कि हर लिहाज से फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं। आपका फंडामेंटल नजरिया क्या होगा? नो ब्रेनर है आज की तारीख में। अगर हम एक्सचेंजेस देखें विच इज प्योर इक्विटी फोकस, बीएसई है, एनएससी के अराउंड जो प्राइसिंग के अराउंड बज है, उसके वजह से आई थिंक जो एक एलिवेशन हमने देखा है प्राइस को लेके, दैट हैज बीन ऑब्वियस इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। दूसरा, जो एक्सपायरीज है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। बीएसई की जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं एफएनडो को लेके, वहां पे आई थिंक थोड़ी उनकी जो डेप्थ है वो बढ़ रही है। जो एन्युटी इनकम है एक्सचेंज को लेके वो बरकरार है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लिस्टिंग्स दैट आर कमिंग थ्रू, जो डीमैट खाते जुड़ रहे हैं एज एन एग्जांपल। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो पूरी थीम है इन टर्म्स ऑफ अंडर ओनरशिप ऑफ इक्विटीज, आज एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्क ओनली 5.5% इज हैविंग इक्विटी ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड पेनिट्रेशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो परसेंटेज बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक बेस केस सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, बीएसई हो, एनएससी लिस्ट होने के बाद जो एक डिओपोली रहेगी मार्केट में विद इन द लिस्टेड डोमेन, स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट्स को लेकर ये बरकरार रह सकती है। मुझे लगता है कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स ठीक ठाक कर रहे हैं। इसकी जो ईपीएस रेटिंग हम देख रहे हैं आई थिंक ये बहुत जबरदस्त है। एंड एनीथिंग व्हिच क्रॉसेस 90 ऑन आवर रेटिंग्स पैरामीटर एट मार्केट्स विद इंडिया, वहां पे मोमेंटम बरकरार रह सकता है। तो पुल बैक जरूर आ सकते हैं स्टॉक में, बट बिकॉज द रेटिंग्स आर स्ट्रांग, पिवट लेवल्स के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है,
और ये जो सारी टेलविंड्स है फंडामेंटली इनके साथ है, ये शायद सपोर्ट करे। तो बीएससी सिमिलर गुड लुकिंग चार्ट और एक जो मोमेंटम है, हालांकि वैल्यूएशन इज नॉट समथिंग टू बी डिस्कस फॉर दिस काउंटर, बीएससी हो सीडीएसएल हो, शायद ये टेलविंड्स की वजह से शायद मोमेंटम इस स्टॉक पर बरकरार है। कह रहे हैं आप, एंड थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल व्यू। वैसे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और इस दिन हम बाजार में मोमेंटम देख रहे हैं। और एक बात गौर करने वाली है, वैसे मंगलवार के सेशन में बाजार में अच्छे खासे सपोर्ट के साइंस दिखे थे। कल चॉपी ट्रेड जरूर नजर आया, लेकिन बावजूद इसके बाजार धीरे धीरे अपना ग्राउंड जो है वो संभालने की और पकड़ जो है मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रहा है। कल 23,200 के पार हम क्लोज होने में कामयाब रहे थे और इस वक्त अगर आप देखेंगे 23,340 के इर्द गिर्द, 23,300 के ऊपर इस वक्त बाजार जो है वो टिका हुआ है, विच इज अ साइन कि बाजार अपने आप को ग्राउंडेड और साथ ही अपनी पकड़ को मजबूत रखने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में हर सेक्टर, हर पॉकेट बाजार को संभाल रहा है। एफएमसीजी और फार्मा थोड़ा बैक सीट पर जरूर बैठे हैं, लेकिन मेटल, रियल एस्टेट, एनर्जी, मिड सेलेक्ट, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स और आईटी पैक में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन और मजबूती के साइंस इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें और स्मॉल कैप की शुरुआत अच्छी हुई है, ब्रॉडर मार्केट से अच्छा ट्रेड कर रहे हैं और इन्हीं में जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर किरण गुड मॉर्निंग, आपसे कुछ राय जानना चाहेंगे। वैसे तो 3-4 स्टॉक्स है मेरे रेडार पर, लेकिन सबसे ऊपर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ओके रचित, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड मिड कैप प्लेयर्स में सबसे ज्यादा इस वक्त आउट परफॉर्म करता हुआ, ऑलमोस्ट 7% के मूव्स। देखिए, हम मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव तो लग रहा है, क्योंकि अपने टॉप से करेक्शन करके आया है। और अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहें, अगेन ये इस चार्टिकल पैटर्न को देख के मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि ये जो रिवर्सल है, इस रिवर्सल के बाद एक और ब्रेकआउट है जो कुछ स्टॉक्स में, जैसे अभी हमने एसबीआई लाइफ में भी बोला था आपको, मैक्स फाइनेंशियल भी थोड़ा सा वैसा ही पैटर्न दिखा रहा है। 1120 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो फर्दर मूव आपको देखने को मिल सकता है एंड अराउंड 1180 का फिर आपका इमीडिएट टारगेट बन जाएगा। जो अभी इसका रीसेंट बॉटम है अराउंड 1040, वहां से ये रनअप दे चुका है। अब 1120 का ब्रेकआउट आता है तो ही इसमें आप पोजीशन बनाएं, और अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो आप अभी होल्ड कर सकते हैं। इसमें अपसाइड आपको कुछ टाइम में देखने को मिल सकता है, बट फॉर फ्रेश पोजीशन 1120 वुड बी द लेवल। आज बैंक निफ्टी के अंदर थोड़े बदले वाली फीलिंग है, जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था कि क्योंकि 50,500 तक तो ये वैसे भी जा सकता है, इसका अधिकार है 200 दिनों तक की एवरेज का पहुंचने का। जो रिवेंज वाली फीलिंग है वो कुछ बैंक निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी शायद अभी भी इन्फोसिस और रिलायंस के नंबर के लिए रुका हुआ है, क्योंकि इन दोनों की वेटेज है, आज इसके नंबर्स आने हैं। एक और डाइवर्जेंस में जो अच्छा दिखा वो ये है, अभी भी इंडिया विक्स उतना नहीं टूटा। बाजार उसके बावजूद अगर कोशिश कर रहा है अपने आप को थोड़ा ठीक करने की, तो थोड़ी काबिल तारीफ है। ये निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट मैंने आपको बोला था, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी भी आप देखोगे निफ्टी के अंदर जो माइनस का कट दिखा है, यहाँ पे माइनस OI है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो होना चाहिए 2 से 2.5% आज में, तो मज़ा आएगा। फिर आप देखना एक ही दिन के अंदर या 2 ही दिन के अंदर आप 23,800 को भी पालोगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 23,800 को पाना, खोए भी तो ऐसे ही है ना हमने। 23,800 खोने के बाद तो नॉन स्टॉप नीचे गए होगा, 4 दिन नॉन स्टॉप ऊपर आ जाओगे तो आपके लेवल्स आ जाएंगे, आप वापस से ठीक हो जाओगे। ठीक, तो ये पॉइंट मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। बैंक निफ्टी की भी फ्यूचर वाली प्लेट एक बार ज़रा दिखाइएगा, वहाँ पर आपको थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस दिखेंगी। लॉन्ग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं ठीक बजट से पहले और कुछ लॉन्ग पोजीशंस कर रहे हैं। हालांकि इससे ओपन इंटरेस्ट वापस बढ़ जाएगा, बट फिर भी आज लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड ना हो तब भी काम बन सकता है। दिखाइएगा फ्यूचर निफ्टी, जहाँ फ्यूचर्स लिखा है ना, ऐसे निफ्टी बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट होगी और वहाँ पे प्लस लिखा आएगा, यानी कि वो माइनस नहीं है। ये देखो बैंक निफ्टी में 2.36 प्लस है, तो यहाँ पे लॉन्ग है, वहाँ पे कवरिंग है। कवरिंग और शार्प होनी चाहिए, बढ़िया शार्प होनी चाहिए, तो आपको और अच्छा लगेगा। खैर एनी हाउ, कुछ स्टॉक्स जरा और पता कर लेते हैं जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। और उसी कैटेगरी में एक शेयर और भी है मेरे पास, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अडानी ग्रुप में से मयूरेश सर, ये हिडलबर्ग के जो फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि हमारा काम तो हो गया जी पूरा, अब हम इस कंपनी को बंद कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई दूसरी कंपनी नहीं खोलूँगा, पता नहीं भविष्य में कोई दूसरी कंपनी खोल दें कभी भी। फ़िलहाल के लिए तो खतरा टल गया है। हम ये मानते हैं कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो इस रिपोर्ट ने एलिगेशंस लगाए, उसका एक्सटेंशन अब नहीं आएगा।
तो आप मेरे को बताइए कि अडानी ग्रुप में से सबसे वैल्यूएबल शेयर अब इस समय कौन सा है सर? डिम्पी जी, आई थिंक टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि ट्रम्प की स्वेरिंग इन है January 20 को, और 4 दिन पहले उनकी रेजिग्नेशन आती है, फर्म वाइंडिंग अप होती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि रेजोल्यूशन की तरफ शायद आ सकता है, जो कोर्ट में भी मामला चल रहा है, और इसलिए आई थिंक जो एक पॉजिटिवनेस दिख रही है आपको ये सारे शेयरों में दिख रही है। ऑब्वियसली आई थिंक जो प्राइस डैमेज हुआ था वहां से काफी स्टॉक्स विद इन द ग्रुप रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट विद इन द ग्रुप अगेन एज एम टाइम एंड अगेन सेइंग, अडानी पोर्ट्स आई थिंक ठीक ठाक पोजिशन्ड है। एक तो आई थिंक जो इनके मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस हैं, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स ये हैंडल करते हैं, जो हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंटेनर्स दैट दे हैंडल और द वॉल्यूम्स दे हैंडल ओवर द नेक्स्ट 2 years, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। जो एडेड लैंड बैंक इनके पास, जो SEZ एरिया है, इसमें आई थिंक अच्छा खासा आई थिंक एक इजाफा देखने मिल सकता है। और जिन्होंने ये अधिग्रहण किए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस, आई थिंक जो टोटल पोर्ट एरिया है आज इंडिया की इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज पोर्ट ऑपरेटर्स और ऑर्गेनाइजिंग पोर्ट्स, आई थिंक अडानी पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा पहलू इस पे रह सकता है। और ग्लोबल ट्रेड जैसे रिकवर होगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है कि इसमें और भी इजाफा देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कोर डायनामिक्स एज पर रियलाइजेशन एंड मार्जिन। जो हम EPS रेटिंग आपने वापस वहीं पे आ रहा हूँ, आई थिंक काफी जबरदस्त है अडानी पोर्ट्स के लिए, और इसलिए मुझे लगता है कि विद इन द ग्रुप ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर है। पॉइंट टेकन है, और वैसे भी पोर्ट्स तो भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। भले टैग ऊपर अडानी का लिखा हो या फिर सरकार की अपनी कंपनी का नाम लिखा हो, पोर्ट तो पोर्ट है, पोर्ट से एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहिए सरकार को। अगर रुपया वीक है, आप मेहनत नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा लो, आपको यही कमज़ोर हुआ रुपया आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा। इंपोर्ट वाली इकॉनमी से टैग हटा के एक्सपोर्ट्स वाली इकॉनमी का टैग लगा दो, फिर कभी रुपये की चिंता ही नहीं होगी। चाइना जैसी कंट्री तो अपने करेंसी की डीवैल्यूएशन करवाती है क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उसको डीवैल्यूएशन से बेनिफिट मिलता है, हमको एप्रिसिएशन से बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हम इंपोर्ट वाली कंट्री है। तो थोड़ा सा हमें अगर वैसे नहीं तो वैसे ठीक हो जाए वहाँ से। मेरे को इस बार ऐसा लगता है कि सरकार शायद थोड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें भी बोलेगी इस बार बजट में। ये मेरा अपना गट फीलिंग से बोल रहा हूँ, आप अपने वित्तीय सलाहकारों से एक बार ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा एक्सपोर्ट्स को लेकर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बात ज़रूर रखेगी। 550 पॉइंट्स की बढ़त है, मैं ये चाहता हूँ कि बरकरार रहे, उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान है। बट नंबर से पहले रिलायंस बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, कहने को सिर्फ 3 रुपये ऊपर है, लेकिन ये 3 रुपये ऊपर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कम से कम 30 रुपये ऊपर होना चाहिए था। एक काम करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स कैसे आ रहे हैं पहले मैं अपने सहयोगी से एक बार समझ लेता हूँ, फिर रचित खंडेलवाल आप ज़रा टेक्निकली इसको चेक करके रखो और मेरे को बताना कोई ट्रेड बनता है तो, नहीं बनता खुल्लम खुल्ला मना कर देना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। पहले मैं अपने सहयोगी से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है जी। वरुण ज़रा बताएं आप नंबर्स कैसे आ रहे हैं। देखिए रिलायंस के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कोई बड़े फायरवर्क्स आपको देखने नहीं मिल सकते। जो भी सपोर्ट मिलेगा वो खासकर जियो का कारोबार जो है वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा रिफाइनिंग कारोबार जो है वहाँ पे ठीक ठाक प्रदर्शन रहने वाला है। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। आय में हमारा अनुमान है 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, एबिटा में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16.9% से बढ़ के करीब 17.2% के आसपास आ सकते हैं, यानी करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। और कंपनी का मुनाफा जो है वहाँ पे करीब 10 से 11% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 18,337 करोड़ रुपए के आसपास ये आएगा। खासकर जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो जो टैरिफ हाइक्स कंपनी ने लिए थे इसके पहले, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पे आय और एबिटा में 5% के आसपास की बढ़ोतरी। आरपू जो है उसमें 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 195 से बढ़ के करीब 206 के आसपास जो है इस कंपनी का आरपू जो है वो जा सकता है। जहाँ तक कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा बहुत कमज़ोर ही रहने वाला है, कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद वहाँ पे भी नहीं है। रिटेल कारोबार सबड्यूड ग्रोथ रहने वाली है इस बार, नो डाउट। कॉटन अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ी बहुत सुधार होगा, लेकिन साल दो साल अगर आप देखेंगे तो महज आधा 1% के आसपास की ग्रोथ जो है वही आपको देखने मिलेगी कंपनी के रिटेल कारोबार में। पेटकेम दबाव में रहने वाला है, रिफाइनिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और जीआरएम्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बार जो सिंगापुर जीआरएम्स है कॉटन वहाँ करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा कि किस तरह के जीआरएम्स रिलायंस क्लॉक करता है। बाकी अगर आप देखेंगे
ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। जियो का प्रदर्शन अच्छा होगा, रिटेल का प्रदर्शन धीमा रहने वाला है इस बार। ठीक है, रिटेल का प्रदर्शन थोड़ा धीमा रह सकता है और इनमें जो टेलीकॉम वाला बिजनेस है बढ़िया सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर आ सकता है। ध्यान रखिएगा, जब नंबर्स आएंगे 1 घंटे पहले इसके नंबर्स आ जाते हैं, फिर बाद में रिटेल के साथ क्लब होकर शाम को नंबर्स आएंगे उसके कंबाइन। राची जी जरा देख के बताइए, कोई ट्रेड बनता है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे? सर देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। लास्ट वीक ही आपके चैनल के माध्यम से हमने इस पे एक बाय भी इनिशिएट किया था एट अराउंड 1240। उसके बाद 1270 लेवल्स पे जाके ये वापस से कूल ऑफ किया बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस। अगर चार्टिकल पैटर्न आप देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आप बात बोल रहे थे कि ये 3 रुपए नहीं, आपको 30 रुपए बढ़ावा दिखना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम चार्टिकल पैटर्न पे भी देखें तो अराउंड 1320 ये एक लेवल है जहां पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील हो सकता है। अब रिजल्ट जैसे कि अभी हम सुन ही रहे थे, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मैं समझता हूं इन्होंने जो लग्जरी ब्रांड्स एक्वायर करी हैं उनकी सेल्स से भी हो सकता है हमें देखने को मिले। एनी हाउ रिजल्ट्स हमें पता है कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1320 का एक लेवल है जो आपको देखने को मिल सकता है चार्टिकल पैटर्न के थ्रू भी। कोई बात नहीं सर, पॉइंट टेकन है आपका। और मैं भी इसको समझता हूँ कि थोड़ा इसको समय दे देना चाहिए, एग्रेशन ना रखें। और आप इसके अंदर एक काम और करो, रिजल्ट एक सिर्फ हिस्सा है, वो आके निकल जाएगा। आप इसके अंदर इंपॉर्टेंट काम है, इसको एकुमुलेट करके रखो। इसके अंदर बहुत बड़ी एक जैसे कहते हैं ना, कंपनीज के अलग अलग होने की एक स्टोरी छुपी हुई है इसके अंदर और अडानी एंटरप्राइजेस दोनों के अंदर, डीमर्जर्स की। खैर आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी फटाफट से आपके सामने रखते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश भाई नमस्ते। आज थोड़ा अच्छा तो लग रहा है देख के मार्केट, बताइए सर ऑप्शंस कौन से चुनी आपने? वेरी गुड मॉर्निंग टू डिम्पी जी। देखिए खरीदारी वाला काउंटर रडार पर आया है। बैंकिंग स्पेस में हमें काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। विद इन बैंकिंग स्पेस जो बीटन डाउन स्टॉक है इंडसइंड बैंक, यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1000 से लेके 1020 तक की जोन में। इस पुल बैक को प्ले करने के लिए बेटर ऑप्शन है कि आप ऑप्शन के जरिए खरीदारी करें। 980 का कॉल ऑप्शन जो 2930 के जोन में ट्रेड हो रहा है, इसे खरीदने की सलाह होगी। पर्टिकुलर ऑप्शन में हम ऊपरी स्तरों पर जो टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो होगा 40 का पहला टारगेट एंड 46 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस रखना होगा 23 का। इसका लॉट साइज अगर हम देखें तो 500 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज जो रिस्क है वो 3500 का है। रिवॉर्ड 7500 पर लॉट बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल इंडसइंड बैंक में एक पुल बैक को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है नीलेश जी, बहुत शुक्रिया। तो इंडसइंड बैंक में हम देख रहे हैं कि 2.25% के आसपास की तेजी है कैश में। 980 वाली कॉल खरीदी है एट द मनी वाली ही, और 29 से 31 रुपए के बीच में मिलेगी। लक्ष्य 40 से 46 रुपए, स्टॉप लॉस 23 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 7500 और अधिकतम नुकसान 3500 रुपए का। आज हम देख रहे हैं कि नतीजों के दम पर 2 शेयर बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं। HDFC लाइफ 10% ऊपर है फ्यूचर्स में, और अगर हम दूसरे शेयर की बात करें तो वो है L&T टेक का 8.5% का जबरदस्त उछाल हम शेयर में देख रहे हैं। दरअसल कंपनी के जो नतीजे रहे हैं अनुमान से बेहतर रहे हैं। आय में 3% से ज्यादा की ग्रोथ रही है और मुनाफे में भी बढ़त रही है, मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। तो इस तिमाही के नतीजों को लेकर और आगे के ग्रोथ आउटलुक को लेकर जरा चर्चा कर लेते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं कंपनी के MD एंड CEO अमित चड्ढा। अमित जी बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई भी आपको अच्छे नतीजे पेश करने के लिए। Q3 के अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो स्टडी रही है, स्लाइटली म्यूटेड है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो आप इसको किस तरह से रेट करेंगे? क्या ये आपकी उम्मीदों के हिसाब से रहा है या फिर उम्मीद से थोड़ा सा कम है ये? जी धन्यवाद मुझे शो पे लेने के लिए। सबसे पहले जो ये जो क्वार्टर रहा, ये एक्चुअली बहुत अच्छा धुआंधार क्वार्टर रहा, क्योंकि हमारी जो रुपी टर्म्स में ग्रोथ थी वो 9.5% रही ईयर ऑन ईयर, और जो डॉलर टर्म्स में कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर 8.7% थी, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.1% थी। अगर डील्स देखा जाए तो 8 नए डील साइन हुए हैं, लार्ज डील्स। एक 50 मिलियन वाला, 2 35 मिलियन वाले, 2 25 मिलियन वाले और 3 10 मिलियन प्लस वाले। सो बाय एंड फार बेस्ट क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ लार्ज डील विंस जो रहा।
जो हमारा टेक सेगमेंट था उसका ग्रोथ था 11% और सस्टेनेबिलिटी जो था उसका ग्रोथ था 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों का कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। इन एडिशन टू दैट अगर आप देखा जाए तो हमारे जो मार्जिन्स थे वो 16.2% ईबिट पहुंचा है 15.1 से, एंड दिस इज बिफोर नॉन ऑपरेशनल आइटम्स ऑफ M&A। सो जहां तक देखा जाए तो ये जो क्वार्टर में ग्रोथ रही है, लार्ज डील्स रहे हैं और जो इम्प्रूवमेंट रहा है ऑपरेशनल ईबिट पे हैज बीन वेरी गुड और वी आर वेरी हैप्पी विद द क्वार्टर। बिल्कुल अमित जी, इनफैक्ट Q3 अपडेट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था और नतीजों की अगर बात करें हर लिहाज से नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव रहे। डील्स हाई कह सकते हैं, हाईएस्ट एवर डील बुकिंग, 8 बड़ी डील्स आपने साइन की हैं। सो हर लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम तो है ही, लेकिन रेवेन्यू की अगर बात करें वर्टिकल वाइज, ज्योग्राफी वाइज, ये स्ट्रेंथ एग्जैक्टली कहाँ से आई? कौन से वर्टिकल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे? कौन सी ज्योग्राफी से आपको सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला? जी, सो जो टेक वर्टिकल है उसमें 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ रहा, जिसमें मिडटेक ग्रोथ हुआ, हाइपर स्केलर्स का ग्रोथ हुआ, स्मार्ट वर्ल्ड का ग्रोथ हुआ, सबका मतलब इट वाज सेक्युलर अक्रॉस द सेक्टर। सस्टेनेबिलिटी में प्लांट इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल दोनों में ग्रोथ रहा है 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। मोबिलिटी वाज वेरी सॉफ्ट दिस क्वार्टर। अगर आगे देखा जाए तो हमें अनुमान है कि जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड टेक विल कंटिन्यू टू ग्रो। सारे साल के लिए इंक्लूडिंग इंटेलीस्विफ्ट हम कह रहे हैं कि हम लोग वी विल कम इन नियर 10% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कांस्टेंट करेंसी में, विच आई डू बिलीव इज फेयरली गुड इन द सर्कमस्टांसेस वी आर इन। अब सर एक ऐसी कंट्री के बारे में पता करना चाहता हूँ जाके नए अब प्रेसिडेंट आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, USA। वहाँ पे आप किस तरह की रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं सर? V शेप, U शेप, किस तरह की? और दूसरा, FY25 की बजाय FY26 कितना बेहतर होगा? देखिए, FY26 विल बी अ बेटर ईयर देन FY25। इसका तो हमें पक्का यकीन है कि वो है। अब कितना इम्प्रूवमेंट होगा वहां से और क्या होगा वो देखने का है, और जैसे मार्च अप्रैल में हम वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे Q4 रिजल्ट्स के बारे में, तो तब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट ईयर कैसा है। बट FY26 इज डेफिनेटली अ बेटर ईयर देन FY25। ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों को लेकर और आउटलुक को लेकर अपने कमेंट्स रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज तगड़ी तेजी 8% के आसपास की अभी भी हम देख रहे हैं शेयर में, 8.5% की फ्यूचर्स में ये ऊपर है शेयर। नरेश मेरानी हमारे साथ हैं। नरेश जी, इतनी बड़ी तेजी पर ये शेयर ऑलरेडी खुला, उसके बाद अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है, क्या व्यू होगा आपका शेयर को लेकर? नई खरीदारी की सलाह तो आप नहीं देंगे, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया है टारगेट क्या एक्सपेक्ट करें वो? करंट लेवल्स में ही बुक करना चाहिए प्रॉफिट। स्टॉक फिर से साइडवेज हो जाना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड तो भी वीक है स्टॉक का, तो प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट करूंगा करंट प्राइसेस। ठीक है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आप चाहें तो कर सकते हैं L&T टेक के शेयर में। एक शेयर जो इंफ्रा स्पेस से जुड़ा है, बजट को लेकर भी ऐसे शेयरों पर नजर रहती है, और हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है हडको के शेयर में। 200 रुपए के आसपास से रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। नरेश जी, कहां तक ले जाएगा ये रिवर्सल इस शेयर को? अगर हडको देखें तो रफली 240 से 250 का बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक में। सपोर्ट 200 का है, तो अपर बैंड 240 तक का है, तो वहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। स्टॉक अभी भी बेस फॉर्मेशन में है, अच्छा खासा करेक्शन हो गया 350 से 200 तक, तो अब 200 लोअर एंड और 240 अपर बैंड होगा स्टॉक के लिए। 245 के रेंज में ये शेयर जा सकता है हडको का। 225 रुपए के आसपास के फिलहाल भाव हैं। आज अच्छी तेजी पर ये कारोबार कर रहा है। 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप मेंटेन कीजिए अगर आपके पास है तो।
इसी से रिलेटेड अगर हम बजट वाली थीम को भी थोड़ा सा अगर लंबा करें तो उसमें पावर और कैपिटल गुड्स वाली जो कंपनीज हैं उसमें थोड़ा डिफेंस को भी जोड़ सकते हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे फ्लेवर में आ रहे हैं। कल भी हमने अच्छी तेजी देखी एनटीपीसी में, पावर ग्रिड में। आज भी कुछ कुछ चुनिंदा शेयरों में अच्छी तेजी है। जैसे कि अगर आप डिफेंस को और कैपिटल गुड्स को मिला लें तो बीएल में आज ठीक ठाक शुरुआत हुई है। नरेश जी, पावर और कैपिटल गुड्स आपके पसंद के शेयर जरा 2-3 बता दीजिए जो लोग बजट तक होल्ड कर सकें। यहाँ पे 2 डिफेंसिव मेरे फेवरेट रहेंगे। सबसे पहले रहेगा पावर ग्रिड, जहां पे स्टॉक 360 370 से करेक्शन होके 290 300 पे आ गया। यही लो था रफली अगर हम देखें इलेक्शन डे पर। अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, स्लोली एंड स्टेडीली ये बाउंस बैक हो सकता है। दूसरा है एनटीपीसी, जहां पे स्टॉक इलेक्शन डे पे भी 320 के आसपास था, आज भी 320 के लो के आसपास है। 450 से लेके 320 तक करेक्शन आ चुका है ये स्टॉक में। यहाँ पे भी स्लोली एंड स्टेडीली रिकवरी हो सकती है। ठीक है, एनटीपीसी 324 रुपए पर आज भी 1% के आसपास की तेजी है और मजबूत स्टॉक है। अगर आप साइज के लिहाज से देखेंगे तो ये सबसे बड़ी कंपनीज में भी शामिल है एनटीपीसी। सीमेंट में एसीसी को लेकर एक कोई पॉजिटिव खबर भी आई थी, उसको जरा चेक करेंगे। शेयर में हम 3% के आसपास की तेजी दिख रही है, लेकिन आज क्या ना अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे तो जो ये सीमेंट वाले अडानी ग्रुप वाले जो शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। सीमेंट स्पेस में रचित कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है? मान लीजिए किसी को अल्ट्राटेक, एसीसी और ग्रासिम में से चुनना हो तो? रचित प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे हम। माफी चाहूंगा, सिंसियर अपॉलॉजीज, बट एसीसी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आप करंट लेवल्स पे देखें तो एक रिवर्सल ये यहाँ पे दिखा रहा है, और अगर आप इस पे यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करते हैं तो अराउंड 2100 एंड 2250 ये 2 लेवल्स के लिए यहाँ पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है और सीमेंट में हम अच्छी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं इंप्रूवमेंट इन टाइम टू कम। इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और पिछले दिनों सीमेंट से जुड़े चैनल चेक्स भी आते हुए दिखे, और सीमेंट और रियल एस्टेट इस वक्त काफ़ी ट्रिकी होते जा रहे हैं, क्योंकि अब रियल एस्टेट की भी चैनल चेक्स की अगर बात करें, लॉन्चेस 2024 के सेकंड हाफ में जो है थोड़े से म्यूटेड ज़रूर नजर आए। Q3 ही की अगर बात करें, लार्ज ब्रांड्स ने ऑलमोस्ट एक ही प्रोजेक्ट Q3 में लॉन्च किया। ऑलमोस्ट लार्ज ब्रांड्स के डेवलपमेंट की भी अगर बात करें, प्रोजेक्ट लॉन्चेस की भी अगर बात करें, तो वहाँ पे मोमेंटम जो है वो कमज़ोर या फ्लैटिश नजर आया। हालांकि डिमांड अब भी स्ट्रांग है। काफी ट्रिकी है, दोनों स्पेसेस और कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं, तो इस पर खास नजर रखें। लेकिन शिप बिल्डिंग और साथ ही डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है। कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक प्राइस को पुल अप करेंगे बीएल, एचएल एंड मजगांव डॉक। दुरेश जी गुड मॉर्निंग। अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। मजगांव डॉक देखें करीब 2% की तेजी। कोचिन शिपयार्ड पिछले दिनों खबरें भी आई थी जिसके चलते फोकस में रहा, और साथ ही एचएल, बीएल। कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आप? अब 30-40% करेक्शन हो चुका है सेगमेंट में। उसके बाद रिकवरी में रेजिस्टेंस आते रहेगा कि अगर हमने देखा है जीआरएससी ने आके फिर से वही लो पे आ गया, कोचिन शिपयार्ड ने भी रफली वही लो बनाया आफ्टर जो रिकवरी हुई थी नवंबर में उसके बाद। वैसे ही एक साइडवेज व्यू बनते, कंसोलिडेशन बनते रहेगा पूरे स्टॉक्स में। इसमें जो मेरा फेवरेट रहेगा वो रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे स्टॉक ने अच्छा करेक्शन भी दिया है और पहले वाले मूव में कोई पैराबोलिक मूव्स नहीं हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे 250 260 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट पिक रहेगा डिफेंस में। शिप बिल्डिंग और साथ ही डिफेंस प्लेयर्स पर एक आउटलुक आपको मिलता हुआ। लेकिन एक और स्पेस है जो कि फोकस रेडार पर है, क्विक कॉमर्स कंपनियां। आज सुबह जोमेटो पर हमने डिस्कशन भी किया, एक्सपर्ट से उनकी राय भी ली थी। लेकिन क्विक कॉमर्स कंपनियों के शेयरों में जो अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कुछ वजह भी हैं, कुछ ट्रिगर्स भी हैं, और सारी की सारी डिटेल्स पर रिसर्च किया है हमारी सहयोगी स्नेही ने। स्नेही, आप बताइए। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। बात करते हैं जोमेटो के बारे में। तो ये स्टॉक आज फोकस में है 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर। एक तो है CLSA का नोट और दूसरा है JP मॉर्गन का नोट। पहले CLSA के नोट के बारे में बात करेंगे। उन्होंने ये स्टॉक को हाई कन्विक्शन ओवरवेट लिस्ट में ऐड किया है, और इसका टारगेट प्राइस भी 370 रुपीज़ से बढ़ाकर अब उन्होंने 400 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वो कहते हैं कि जो 18% का जो रिसेंट स्टॉक करेक्शन देखा है ये स्टॉक ने, प्राइस करेक्शन, वो उसके दम पर
पर अब ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है खरीदने के लिए। वो बोलते हैं कि जो ये कंपनी का जो क्विक कॉमर्स का प्रॉफिट पूल है, जो कि ब्लिंकिट का प्रॉफिट पूल है, वो नेक्स्ट 3 साल में बहुत आगे जाकर बढ़ सकता है। उन्होंने एक रेवेन्यू कैगर भी बना के रखा है 51% का जोमेटो के लिए, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि Q3 में क्विक कॉमर्स के मार्जिन्स थोड़े से हल्के हो सकते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो सकते हैं, बट ये सिर्फ उस वजह से है क्योंकि ये लोग बहुत ही रैपिडली, बहुत ही अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं अपने डार्क स्टोर्स को। तो ये टेम्परेरी इम्पैक्ट होगा और ये आगे जाकर बहुत जल्दी सुधर भी सकता है। दूसरा नोट जो आया है आज वो JP Morgan का नोट है, जहाँ पे उन्होंने जोमेटो में एक ओवरवेट मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस 340 रुपीज़ का दिया है। वो कहते हैं कि ये स्टॉक अब जो करेक्ट हुआ है, अब ये लोग भी कहते हैं कि एक बहुत अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट बन गया है ये स्टॉक के लिए। अब उन्होंने एक रिवर्स SOTP रन किया है जोमेटो पर समझने के लिए कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहा है जोमेटो के लिए, और वो यह बिलीव करते हैं कि जो EV to GOV का रेशियो है जोमेटो का, वो बहुत ही पेसिमिस्टिक चल रहा है मार्केट में। मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है इस नंबर पर कंपेयर टू जो कि JP Morgan का एस्टिमेट है। मतलब वो ये कहते हैं कि आगे जाकर ग्रोथ की संभावना बहुत है जोमेटो के स्टॉक में। वो कहते हैं कि जोमेटो का जो क्विक कॉमर्स का PNL है वही एक इकलौता ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है बाकी की दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में, स्विगी और जेप्टो, जो कि इतना रैपिड एक्सपेंशन डार्क स्टोर्स का अब्जॉर्ब कर सकता है बिना कोई इम्पैक्ट देखे अपने टॉप लाइन में, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि ब्लिंकिट ने भी 90 से भी ज़्यादा सिटीज़ में अब अपना स्टोर एक्सपैंड कर लिया है, और ये भारत के 10-20 शहरों में नहीं है, ये सबसे बड़े 10-20 शहरों के अलावा भी छोटे छोटे शहरों में भी अब ब्लिंकिट अपनी पहचान बना रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव नोट आ रहा है CLSA के द्वारा भी और JP Morgan के द्वारा भी। JP Morgan ने जोमेटो पे ओवरवेट मेंटेन किया है 340 रुपीज़ पर शेयर। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स और रिसर्च हमें बताने के लिए। तो क्लियरली देखिए JP Morgan की पॉजिटिव रिपोर्ट्स क्विक कॉमर्स कंपनियां स्विगी जोमेटो पर आ रही है। खरीदारी के लिए इनका कहना है कि मौजूदा स्तर जो है बेहद आकर्षक नजर आते हैं। वैसे जोमेटो को हमने विजिट किया ही था आज सुबह, लेकिन स्विगी जोमेटो दोनों पर, रचित स्विगी पर हो सकता है कि डेटा पॉइंट्स कम हो, लेकिन इस पूरे के पूरे स्पेस में इस वक्त जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं उस पर आपका टेक क्या होगा? देखिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आ रही है वो आपके चैनल के माध्यम से 2-3 बार रिवाइज हो चुकी हैं, एंड फ्रैंकली एक को पैनलिस्ट भी थे, उन्होंने भी जोमेटो के लिए बोला था। आप एक चीज भी देखें, जिस तरीके से ब्लिंकिट को जोमेटो ने इंटीग्रेट करके आज के टाइम क्विक कॉमर्स में शिफ्ट ले लिया है, जोमेटो करंट लेवल्स पे इन करेक्शंस के बाद बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और जैसा कि टारगेट्स आ रहे हैं 400, 350 प्लस, आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और आई बिलीव वर्स्ट इज बिहाइंड अस। तो इस पे पोजीशन बनाएं और एक अच्छे रिटर्न्स की हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं जोमेटो से। ये राय इस वक्त स्विगी जोमेटो पर, और ये पूरा का पूरा स्पेस है जो कि फोकस रेडार में है। बहरहाल एक नज़र मार्केट पर भी इस वक्त होनी चाहिए, और इस वक्त अगर आप देखेंगे 23,300 के ऊपर खड़े हैं हम। निफ्टी में मजबूती के साइंस, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के मूव्स देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस बेहतर, 400-500 अंकों की मजबूती। मार्केट ब्रेथ जो है बुल्स यानी कि एडवांसेस के पलड़े में, एडवांसेस के फेवर में इस वक्त अगर आप देखेंगे डिक्लाइंस का पलड़ा एडवांसेस से कम नजर आ रहा है। एडवांसेस का पलड़ा भारी, और फ्योर इंडिकेटर विक्स में भी कमजोरी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ऑफकोर्स 15 से नीचे अगर जाता है और 14 के लेवल्स के नीचे कंफर्ट लेवल जरूर बनते दिखेंगे, लेकिन इस वक्त भी आधे % की जो कमजोरी है ये इनफैक्ट कह सकते हैं कि फिलहाल काफ़ी अच्छी नजर आ रही है इंडिया विक्स का कमजोर होना। लेकिन चलिए आगे बढ़ते